की वेबिनार का आयोजन जो कि जयपुर टैक्स बार एसोसिएशन और जोधपुर टैक्स बार एसोसिएशन तथा कर जानकारी टैक्स मैगजीन के सहयोग से आयोजित की जा रही है एसोसिएशन द्वारा, यह भी इसी दिशा में जागरूकता का एक प्रयास है, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में जीएसटीएन के उपाध्यक्ष श्री वीर सिंह जी साहब हमारे साथ हैं तथा पैनलिस्ट के रूप में चेयरमैन श्री अंजनी कुमार जी श्रीवास्तव, श्री पराग सिंघल जी, श्री प्रदीप जैन साहब जो स्टडी सर्कल के चेयरमैन हैं, राजस्थान प्रदेश व जयपुर टैक्स पेयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विनोद पाटनी जी, श्री वीपी डागा जी अध्यक्ष जोधपुर टैक्स बार एसोसिएशन और मैं उमराव सिंह यादव महासचिव राजस्थान इकाई तथा जयपुर टैक्स बार एसोसिएशन उपस्थित हैं। हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं और विश्वास है कि वीर सिंह जी साहब बहुत ही नायाब तरीके से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मुझे समय देने के लिए मैं आयोजकों व आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं व अभिनंदन करता हूं। अब मैं संचालक महोदय को माइक हैंड ओवर करता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद यादव जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं सीए प्रदीप जैन को, कृपया हमारे मुख्य वक्ता का परिचय देने कष्ट करें। थैंक यू पराग सिंघल साहब। श्री हमारे नेशनल अध्यक्ष श्री अंजनी श्रीवास्तव साहब, पराग सिंघल साहब महासचिव और पोर्टल पे सभी विराजमान मेन अध्यक्ष वीपी डागा साहब, विनोद पाटनी साहब, मुराद सिंह जी यादव साहब, सभी को मेरा प्रणाम। और मेरे को वीर सिंह जी की इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा गया है। अब सूरज को रोशनी कैसे दिखाएं ये मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा है। जब जीएसटीएन के वो खुद ही वाइस चेयरमैन प्रेसिडेंट हैं तो उनको उनके बारे में क्या कहा जाए। और पराग सिंघल साहब और डागा साहब और मुराद सिंह जी ने उनके बारे में काफी कुछ बता ही दिया है कि भाई ये जो वीपी डागा साहब हैं, सॉरी ये वीर सिंह जी हैं, ये रिटायर हुए हैं यूपी एसजीएसटी डिपार्टमेंट से, और जिस दिन ये रिटायर हुए उसी दिन उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और पराग सिंघल साहब ने बताया कि भाई वो जब वहां पे थे तो काफी डायनेमिक ऑफिसर थे और काफी बोल्ड ऑफिसर माने जाते थे और काफी लोगों को उन्होंने सहायता की। उसके बाद जिस दिन जब ये रिटायर हुए तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया एज ए वाइस प्रेसिडेंट जीएसटीएन को। इन्होंने अभी जो है 200 से ज्यादा वेबिनार एज ए स्पीकर किए हुए हैं। और जो है इसके अलावा इनके जो है आर्टिकल्स जीएसटी से रिलेटेड काफी सारे गूगल पे पब्लिश है। मैं आज ही उनसे सर्च कर रहा था तो काफी सारे हैं और उसमें काफी सारे व्यूअर्स हैं। सबसे बड़ी बात है कि व्यूअर्स नॉर्मली यूट्यूब पे मिलते नहीं है और इसमें 15,000 से ऊपर व्यूअर्स इनके यूट्यूब चैनल के हैं। तो ये देख के मतलब बहुत अच्छा लगता है कि भाई एक इतनी अच्छी बड़ी हस्ती हमारे बीच में है। और जो टॉपिक उन्होंने सेलेक्ट किए, मैंने जैसे ही उनको कहा कि भाई ये टॉपिक है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैं कर लूंगा। मतलब कोई भी इफेक्ट बट मेरी तरफ से उनकी तरफ से नहीं आया। उन्होंने क्लियरली इंडिकेशन दिया कि भाई मैं कोई भी टॉपिक हो उसके लिए रेडी हूँ। तो इस अपडेटेड नॉलेज वाले, हमारे से भी कभी पूछा जाता है कि भाई टॉपिक क्या होगा तो हम अपनी मर्जी से बताते हैं कि ये टॉपिक पे हम बोलेंगे। हर टॉपिक पे बोलना बड़ा मुश्किल होता है, परंतु वीर सिंह जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। उन्होंने मेरे एक इन्विटेशन पे इसको एक्सेप्ट किया और जो मैंने बताया उसके बाद में पराग सिंघल जी ने ये भी एक ऐड किया, एक टॉपिक और ऐड किया। तो मैंने कहा सर मैंने वीर सिंह जी से ये इसकी परमिशन भी ली है। तो पराग सिंघल साहब ने कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वीर सिंह जी इसको भी हैंडल कर लेंगे। तो इस तरह से जो इस टॉपिक के जीएसटी के जो महारत हासिल है वीर सिंह जी को, उसको मेरा शत नमन है। और वी वेलकम वीर सिंह जी फॉर डेलिब्रेशन। और ओवर टू यू पराग सिंघल साहब। धन्यवाद सीए प्रदीप जैन साहब। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अब मुख्य वक्ता ज्ञान के सागर श्री वीर सिंह जी को, कृपया आत्मोद्बोधन से प्रारंभ करें। नमस्कार। धन्यवाद। गुड इवनिंग टू ऑल। सभी का स्वागत। मुझको आज टॉपिक दिए गए हैं 4। पहला है 40वीं जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है उसमें जो रिलैक्सेशन दिए गए टैक्स पेयर्स को, आरसीएम जीटीए पे किस तरह चार्ज होगा, और जीएसटी रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स पे लगेगा कि नहीं लगेगा, और ट्रांसमन में जो लिटिगेशन चल रहे हैं उनके बारे में। तो एक एक करके मैं एक क्षमा ये चाहूँगा कि कुछ पीपीटी मैंने बनाई है, कुछ समय के अभाव के कारण नहीं बना पाया। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो 40वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में रिलैक्सेशन दिए गए थे उन सबके नोटिफिकेशंस और ऑर्डर जारी हो चुके हैं।
तो अब हम जो ऑर्डर जारी हुआ है और जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उनकी चर्चा करें। सबसे पहले ROD नंबर 1 जो 2020 का जारी हुआ है, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज का। सॉरी टू इंटरप्ट आप सब सर। अवगत होंगे। हेलो सर, मेरी आप आवाज आ रही है? स्क्रीन, जी आपकी आवाज़ आ रही है। आप स्क्रीन शेयर करेंगे ये सर? हाँ करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके। तो जो ROD की जानकारी आपकी होगी कि रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर कब जारी होता है। कई बार हुए हैं, जैसे सेक्शन 44 में एनुअल रिटर्न की डेट बढ़ाने का हुआ, और जहां जहां एक्ट में संशोधन नहीं हो सकते और डेट बढ़ाना है केवल, तो वहां वो ROD जारी करते हैं। तो अभी 25 जून यानी जो परसों ROD 1 जारी किया है इन्होंने उनके लिए रिवोकेशन एप्लीकेशन के लिए, जो सेक्शन 29 में व्यवस्था दी हुई है कि यदि कोई रजिस्ट्रेशन सेक्शन 29(2) के C और D है कि अगर उसने रिटर्न दाखिल नहीं की है। C कहता है कि जो कंपोजिशन वाले हैं वो अगर अपनी 3 तिमाही की रिटर्न नहीं दाखिल करते हैं, या जो D कहता है कि अगर जो टैक्स पेयर है, नॉर्मल टैक्स पेयर, अगर 6 मंथ की रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो जुडिक्शनल अफसर को अधिकार है वो नोटिस दे करके उसका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर सकता है। तो ये जारी किया गया है कि अगर 29(2) के C और D में सिर्फ इन कारणों से रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हुआ है और उसको 30 दिन बीत चुके हैं, क्योंकि सेक्शन 30 में रिवोकेशन एप्लीकेशन की डेट 30 दिन दी है कि जो ऑर्डर उसे प्राप्त होगा रिजेक्शन का, उसके 30 दिन के अंदर वो रिवोकेशन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता है। तो अगर उसको 30 दिन बीत चुके हैं और ऐसा भी हुआ है कि वो 107 का जो पीरियड है 3 महीने का या 1 मंथ का जो ग्रेस पीरियड है वो भी निकल गया है, तो वे रजिस्ट्रेशन जो 12 जून से पहले कैंसिल हुए हैं उनके लिए डेट एक्सटेंड की गई है। वो डेट एक्सटेंड ये की गई है कि वो 30 डेज की गणना कहाँ से होगी। तो वो 30 डेज की गणना या तो 31 अगस्त से, या जो रजिस्ट्रेशन जो रिजेक्ट हुआ 12 जून से पहले उसका जो ऑर्डर सर्विस होगा वहां से 30 डेज की काउंटिंग होगी, और जो उसमें लेटर होगा वहां तक वो अप्लाई कर सकता है। यानी अगर 12 जून से बहुत पहले हो चुका है और तामीली भी उसकी बहुत पहले हो चुकी है, 30 दिन का टाइम भी निकल गया तामीली को, तो वो उसकी गणना 31 अगस्त से शुरू होगी, यानी 30 सितंबर तक वो उसकी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और अगर ऑर्डर बाद में तामील होता है 31 अगस्त के, तो वहां से 30 डेज की गणना होगी। तो ये एक ROD 1 जारी हुआ है उसके लिए। बाकी मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, मुझको अलाउ करिए होस्ट जी मैं स्क्रीन शेयर करने के लिए। यस सर। इसके साथ ही मेरी सभी दर्शकों से ये भी गुजारिश है, जो भी पार्टिसिपेंट इसमें आए हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चैट बॉक्स में जो भी लिखी जाएगी उसको हम सेशन के एंड में टेकअप करेंगे। तो जो भी लेना चाहे वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए स्क्रीन शो हो रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो देखिए अभी 4 नोटिफिकेशन हुए हैं, 51, 52, 53 और 54। ये चारों 24 जून 2020 को 24 जून 2020 को जारी हुए हैं। तो उसमें मैं बता दूं कि जो 51 है वो इंटरेस्ट का रिलैक्सेशन दिया है, इंटरेस्ट की रिबेट दी है, यानी ये सेक्शन 50(1) में जारी हुआ है। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसकी क्लैरिटी आपको तब होगी जब ये मैं बता दूं कि वो किस सेक्शन के अंतर्गत पावर का इस्तेमाल करके सरकार ने जारी की है। तो ये सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत पावर जारी करके इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें क्या किया है कि और जो सेक्शन 52 है वो लेट फी के लिए 3B के, और जो सेक्शन 53 है वो GSTR 1 की लेट फी के लिए, और जो सेक्शन 54 है वो अगस्त की ड्यू डेट एक्सटेंड करने के लिए रूल 61(5) में जारी हुआ है। तो इसकी कॉमन में हमने कॉमन बनाया है, हम बात करते चलेंगे। तो जो लेट फी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है
वेवर का वो सेक्शन 128 में जारी हुआ है। यानी किसी भी नोटिफिकेशन में 54 को छोड़ करके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई यहां तक के लिए किसी भी रिटर्न की डेट एक्सटेंड नहीं की है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इनमें किसी भी रिटर्न की, ना GSTR 1 की, ना GSTR 3B की डेट एक्सटेंड नहीं की है। वेवर किया गया है इंटरेस्ट का और लेट फी का। अब वेवर किस तरह किया गया ये मैं बता दूं कि जो नॉर्मल टैक्स पेयर हैं जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, तो उसकी लेट फी वेव्ड कर दी गई है 24 जून 2020 तक, फरवरी, मार्च और अप्रैल के GSTR 3B के लिए। और मई का जो ये 20 का जो डेट है इसकी, वो एक्सटेंड कर दी गई थी, बढ़ा के कर दी गई थी 27 जून, ये नोटिफिकेशन नंबर 36 से की गई थी। तो ये वो डेट है फरवरी, मार्च और अप्रैल के लिए 24 जून तक अगर वो 5 करोड़ से ज्यादा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसकी टर्नओवर है तो उसको लेट फी 24 जून तक नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो 24 जून के बाद जमा करता है तो लेट फी की काउंटिंग उनकी रिटर्न दाखिल करने की डेट के नेक्स्ट डे से शुरू हो जाएगी। यानी मैं यहां कर दूं कि जैसे फरवरी 20 का 3B रिटर्न दाखिल करने का जिनकी 5 करोड़ से ऊपर है उनकी 20 मार्च थी, तो अगर वो 24 जून तक जमा करते हैं तो लेट फी नहीं लगेगी। लेकिन अगर वो 25 जून को जमा करते हैं तो उसकी लेट फी 21 मार्च से शुरू हो जाएगी। ये विषय ध्यान देने की है कि केवल रिबेट दी गई और वेव किया गया है लेट फी को सब्जेक्ट टू कंडीशन। कंडीशन क्या है कि अगर वो 24 जून तक जमा कर देते हैं तो, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है यानी 24 जून तक जमा नहीं करते हैं तो लेट फी के कोई वेवर नहीं होगा। और 25 जून या 24 जून के बाद अगर जमा करेंगे तो लेट फी की काउंटिंग उसकी ड्यू डेट के नेक्स्ट डे से शुरू हो जाएगी। अब देखिए ये फाइनल एक क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि ये 5 करोड़ की टर्नओवर का कैलकुलेशन कहां से करेंगे। तो ये टर्नओवर का कैलकुलेशन करेंगे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से। यानी अगर हम नक्शा फरवरी और मार्च 20 का भर रहे हैं तो हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी टर्नओवर 18-19 में क्या थी। और अगर हम GSTR 3B फाइल कर रहे हैं अप्रैल 20 का तो हमको ये देखना पड़ेगा कि उनकी 19-20 फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर कितनी थी, एग्रीगेट टर्नओवर। इसके बाद आते हैं कि वो जिनकी 5 करोड़ से नीचे अगर टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तो उनके लिए क्या छूट दी गई है। तो इसको उन्होंने दो हिस्सों में बांटा है, ग्रुप ए और ग्रुप बी के स्टेट। क्योंकि लेट फी की जो इनकी जो ड्यू डेट है इनकी रिटर्न 3B भरने की, इनको ये एक साथ नहीं है, पोर्टल पे एक साथ बोझ ना पड़े, इसलिए इन्होंने इसको बांटा है 2 हिस्सों में, ग्रुप ए स्टेट और ग्रुप बी स्टेट। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ग्रुप ए स्टेट में चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली जुड़ गया उसमें, दमन दीव एंड दादर नगर हवेली एक हो गया है, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप। ग्रुप बी में है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। इनकी डेट्स एक साथ नहीं रखी गई हैं, इनकी डेट्स में 2 दिन का अंतर है। यानी जो डेट ग्रुप ए के लिए है किसी GSTR 3B को फाइल करने की, ग्रुप बी के लिए उसके 2 दिन बाद की है। अब ये देखिए फरवरी की जो ये है दिया हुआ है टैक्स पीरियड, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इनकी लेट फी वेव कर दी गई है ग्रुप ए के लिए इस डेट तक के लिए, यानी फरवरी की 30 जून तक के लिए, मार्च की 3 जुलाई, अप्रैल 6 जून, मई 12 सितंबर, ये जून का हो गया 23 सितंबर, जुलाई का 27 सितंबर हो गया। और जो ग्रुप बी के हैं उनकी लेट फी वेव करी है 30 जून तक, 5 जून तक, 5 जुलाई तक, इस रिटर्न के लिए 9 जुलाई, इसकी 15, इसकी 25 और इसकी 29, ये इस डेट तक लेट फी वेव कर दी गई है। अगर इन डेट के बाद ये रिटर्न फाइल करते हैं तो लेट फी उनकी जो एक्चुअल ड्यू डेट है उससे काउंटिंग, उसके नेक्स्ट डे से काउंटिंग हो जाएगी। ये था लेट फी के बारे में। एक बता दें कि इससे पहले जो प्री कोविड के टाइम की
भी इन्होंने छूट दी है GSTR 3B में। वो ये कहा गया है कि जुलाई 17 से जनवरी 20 तक अगर वहां की रिटर्न अभी 3B फाइल नहीं हुई है तो वो अभी कर सकते हैं। क्या छूट दी है कि वो अगर 1 जुलाई से और 30 सितंबर के बीच करते हैं तो अगर उस 3B के साथ कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो कोई भी लेट फी उस पर नहीं लगेगी। लेकिन अगर 3B के साथ लायबिलिटी है, टैक्स लायबिलिटी है, तो लेट फी को कैप कर दिया गया है 500 रुपए पर रिटर्न के हिसाब से। यानी किसी भी एक रिटर्न पर मैक्सिमम 500 रुपीज ही लगेंगे। मैक्सिमम क्या, अब तो 500 का हो ही गया, 500 पर रिटर्न उनको देने पड़ेंगे। शर्त यह है कि वो 1 जुलाई और 30 सितंबर के बीच दाखिल कर दे। अब यहाँ एक जरा सी कमी रह गई है, क्योंकि GSTR 3B जो है सिक्वेंसल है। सिक्वेंसल का मतलब यह है जब तक पिछली जमा नहीं कर देगा तब तक अगली जमा नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर वो जुलाई 17 से जनवरी 20 की रिटर्न 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच फाइल करता है तो उसको जो ऊपर की रिटर्न है वो भी जुलाई में फाइल करनी पड़ेगी, और जुलाई में फाइल करनी पड़ेगी तो उसे ऊपर वाली रिटर्न में लेट फी देनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा अभी इसमें चूक रह गई है। अब बात करते हैं GSTR 1 की। ये जो GSTR 1 है वो 2 तरह से फाइल होते हैं, एक मंथली होते हैं और एक क्वार्टरली होते हैं। यानी क्वार्टरली GSTR 1 वो फाइल कर सकते हैं जिनकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है। यानी अगर उसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो उसके पास ऑप्शन है, चाहे वो मंथली फाइल करे चाहे वो क्वार्टरली फाइल करे। लेकिन 1.5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वालों को मंथली फाइल करना कंपलसरी है। तो इनके लिए डेट बढ़ा दी गई है। ड्यू डेट मार्च की 11 अप्रैल 20 थी, उसको बढ़ा करके ये वेवर कर दिया है लेट फी का 10 जुलाई 2020 तक। अप्रैल के का 24 जुलाई 20 कर दिया है, मई का 28 जुलाई 20 कर दिया है, जून का 5 अगस्त 20 कर दिया है। और जो क्वार्टरली फाइलर हैं वो जनवरी फरवरी मार्च के क्वार्टर का 17 जुलाई 20 तक कर सकते हैं, और जो सेकंड क्वार्टर है वह फर्स्ट क्वार्टर है 2020-21 का अप्रैल से जून तक का, उसको 3 अगस्त तक फाइल कर सकते हैं। ये भी कंडीशनल है। कंडीशनल का मतलब ये है कि अगर इस तारीख तक ही दाखिल कर दी जाती है तो कोई लेट फी नहीं लगेगी, लेकिन अगर इसके बाद दाखिल की जाती है तो उसकी लेट फी की काउंटिंग उससे शुरू होगी ड्यू डेट से। तो मेरा सबसे कहने का मतलब ये था कि सबसे पहले देखना ये है कि 3B और GSTR 1 की ड्यू डेट्स नहीं बढ़ी हैं। लेट फी के लिए कंडीशनल छूट दी गई है कि अगर इस डेट तक दाखिल करते हैं तो लेट फी नहीं लगेगी। लेकिन इंटरेस्ट के लिए दूसरा है। इंटरेस्ट के लिए ये इंटरेस्ट के लिए है। इंटरेस्ट के लिए क्या है कि 2 हिस्सों में बांट लिया है इंटरेस्ट के लिए। 5 करोड़ से ऊपर जिनकी टर्नओवर है और एक जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है। जिनकी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज्यादा है उनके लिए कहा गया है कि फरवरी मार्च और अप्रैल के जो GSTR 3B हैं उनको जो ड्यू डेट है उससे 15 दिन तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यानी 20 मार्च ड्यू डेट है तो 4 अप्रैल तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो 24 जून तक जमा कर देते हैं तो 5 अप्रैल से 24 जून तक जब भी जमा करेंगे तब तक केवल 9% इंटरेस्ट लगेगा। और उसके बाद अगर जमा करते हैं 25 जून से तो 25 जून से उस पर 18% इंटरेस्ट लगेगा। ये फर्क पहले नोटिफिकेशन में जो 3 अप्रैल को जारी हुए थे और अब जो नोटिफिकेशन जारी हुए इनमें अंतर है। पहले में ये सब्जेक्ट टू था, कंडीशन थी कि अगर 24 तक जमा करेगा तो ये रिटर्न, तो ये 15 दिन की छूट और 9% लगेगी। अगर 24 तक नहीं दाखिल करता था तो 24 के बाद जो दाखिल करने की स्थिति में 20 मार्च के बाद ही 18% लगना शुरू हो जाता था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि नोटिफिकेशन में ये सब्जेक्ट खत्म कर दिया है, कंडीशन खत्म कर दी। यानी कोई कंडीशन नहीं है। अगर वो 4 अप्रैल तक दाखिल करते हैं कोई लेट फी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, सॉरी। अगर वो 5 अप्रैल और 24 जून के बीच करते हैं तो 5 अप्रैल से 24 जून के बीच 9%, और अगर इसके बाद करते हैं तो नॉर्मल रेट जो 18% है वो लगेगा। ये अब कंडीशन नहीं है कि वो कब दाखिल करता है। पहले ये कंडीशन थी कि 24 जून तक दाखिल करेगा तो उस इंटरेस्ट का वेवर था, और अगर नहीं दाखिल करता है 24 जून तक तो इंटरेस्ट का वेवर नहीं था। अब इन्होंने इंटरेस्ट का वेवर कर दिया है बिना कंडीशन के। यहां भी बता दें कि डेट नहीं एक्सटेंड की है।
डेट जो है मई 2020 की नोटिफिकेशन नंबर 36 जो जारी हुआ था 3 अप्रैल को, उसी में ही बढ़ा करके 27 जून कर दी थी। मार्च 20 के उस रिटर्न की जिनकी टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर के में प्रीवियस फाइनेंशियल 5 करोड़ से ज्यादा है। अब हम बात करते हैं उनकी जिनकी टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल में अप टू 5 करोड़ है। उनको 2 हिस्सों में बांटा है उन्होंने, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो स्टेट्स हैं वो हमने ऊपर डिस्कस कर दिए हैं। तो अब आप देखोगे कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक का इन्होंने जो डेट ये लिखा है कि इंटरेस्ट इस डेट तक कोई पेबल नहीं होगा। अगर वो फरवरी की 30 जून तक, मार्च की 3 जुलाई तक, अप्रैल की 6 जुलाई तक, मई की 12 सितंबर तक, जून की 23 सितंबर तक और जुलाई की 27 सितंबर तक जमा कर देते हैं तो कोई वो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसमें इनकी ड्यू डेट 22 मार्च है, ग्रुप ए के लिए 22 तारीख है। केवल मई की नोटिफिकेशन नंबर 36 से बढ़ाई गई थी, 12 जुलाई कर दी थी, और ये नोटिफिकेशन 54 जारी किया है 24 जून को, उससे बढ़ा दी गई है, अगस्त का 1 अक्टूबर तक भर सकते हैं। ये दोनों डेट एक्सटेंडेड डेट है, बाकी कोई डेट एक्सटेंड नहीं है। अब क्या है कि जो इंटरेस्ट है अगर इस डेट के बाद जमा करते हैं तो ये कर दिया कि 30 सितंबर तक भी वो जमा कर सकते हैं, तो उनको केवल इस डेट के बाद की डेट से 1 जुलाई से 30 सितंबर तक इंटरेस्ट 9% लगेगा 18 के बजाय। और जो नॉर्मल रेट है 18% वो तब लगेगा जब ये 1 अक्टूबर के बाद 1 अक्टूबर या उसके बाद दाखिल करें। तो अगर 1 अक्टूबर या उसके बाद दाखिल करते हैं तो भी इंटरेस्ट की काउंटिंग ऐसे होगी, 22 मार्च से 30 जून तक कोई इंटरेस्ट नहीं, 30 जून के बाद जो दिन बचे 1 जुलाई से 30 जुलाई तक वहां 9%, और उसके बाद 1 अक्टूबर के बाद जितने दिन बाद वो दाखिल करेंगे केवल उसी का 18% इंटरेस्ट लगेगा। ये ग्रुप ए के लिए है। ग्रुप बी के लिए ये डेट 2 दिन आगे है। ग्रुप बी के लिए ये 24 डेट है और ये 14 जुलाई नोटिफिकेशन 36 से बढ़ा दी गई थी और ये नोटिफिकेशन 54 से बढ़ाई गई 3 अक्टूबर। इनकी इंटरेस्ट की डेट दी हुई है कि अगर यहां तक जमा कर देते हैं ये तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, यानी फरवरी का 30 जून तक, मार्च का 5 जुलाई तक, अप्रैल का 9 जुलाई तक, मई का 15 सितंबर तक, जून का 25 सितंबर तक और जुलाई का 29 सितंबर तक। अगस्त की डेट बढ़ा दी गई है 3 अक्टूबर। ये डेट एक्सटेंड है, ये और ये दोनों डेट एक्सटेंड है। इंटरेस्ट जो है वो 30 सितंबर तक अगर जमा करते हैं तो जो ये नोटिफाइड डेट है जहां तक नील है, स्पेसिफाइड डेट की गई है नील है जहां तक इंटरेस्ट, वहां के बाद 30 सितंबर तक जमा करने पर 9% लगेगा, और 1 अक्टूबर या उसके बाद अगर जमा करते हैं तब वो नॉर्मल 18%। मुझे उम्मीद है ये नोटिफिकेशंस मैंने आपको जो वेवर हुए हैं उनके क्लियर कर दिए हैं। ये बात खास रखने की है कि जो डेट है वो केवल इन दो की डेट बढ़ाई है, ड्यू डेट, और बाकी किसी की डेट ड्यू डेट नहीं है। लेट फी वहीं से लागू हो जाएगी अगर जमा नहीं करते हैं ड्यू डेट से। ये था मेरा उसका ये नोटिफिकेशन जो जारी हुए हैं। अगर किसी का कोई सवाल होगा तो वो पूछ सकता है। अब मैं आता हूं अगले पॉइंट्स पे। अगला पॉइंट है जीटीए का एक प्रश्न, बड़ा महत्वपूर्ण है। यूपी में कुछ अधिवक्ताओं को, कुछ लोगों को भ्रम है। तो ये पराग सिंघल जी ने स्पष्ट बताया मुझे कि ये इस टॉपिक पे भी बोलना है कि जीटीए की जो टैक्सेबिलिटी है वो किस तरह से है और उस पर आरसीएम पे कैसे देना है, किसको जमा करना है और कैसे जमा करना है। तो देखिए सबसे पहले संक्षिप्त, वैसे तो आप लोग सब जानते होंगे कि आरसीएम क्या है, लेकिन आरसीएम के बारे में बता दूं। फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज में इतना अंतर है कि जब कोई सप्लायर सप्लाई करता है तो फॉरवर्ड चार्ज में रेसिपिएंट से टैक्स वसूल करके जमा करता है सरकार। आरसीएम बेसिस पे जब सप्लायर रेसिपिएंट को कोई सप्लाई करता है तो उससे टैक्स चार्ज नहीं करता, बल्कि रेसिपिएंट की खुद जिम्मेदारी होती है कि वो रिवर्स चार्ज पे टैक्स जमा करे खुद सरकार।
तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से थोड़ा सा अंतर है। अल्टीमेटली जमा करना है, पे करना है रेसिपिएंट को ही। अगर वो सप्लायर को पे करता है फॉरवर्ड चार्ज पे तो वो सप्लायर जमा करेगा गवर्नमेंट को, और अगर आरसीएम है रिवर्स चार्ज बेसिस पे जमा करना है तो रेसिपिएंट को खुद जमा करना है। इतना अंतर है आरसीएम और फॉरवर्ड चार्ज। अब आरसीएम के लिए सीजीएसटी में भी और आईजीएसटी में भी दोनों में सेक्शन बनाए गए हैं। एक 9394 सीजीएसटी एक्ट में है और वो स्टेट्स में भी है, यूटी में भी है, और 5354 बिल्कुल सेम इसी तरह के आईजीएसटी में बनाए गए। 93 में पहले से ही कहा गया है कि 93 में जो नोटिफिकेशन जारी होंगे उसमें रेसिपिएंट पे करेगा खुद, इसमें भले ही सप्लायर रजिस्टर्ड हो। 94 के बारे में संक्षिप्त में बता दूं कि पहले 1 फरवरी 19 से पहले ये व्यवस्था थी कि 94 में जो भी रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड से परचेज करता था, किसी भी अनरजिस्टर्ड से परचेज करता था तो उसे अपनी रिसीट पे 93 में जमा करना पड़ता था। 94 में, सॉरी 94 धीरे धीरे 1.5 करोड़ तक किया, उसके बाद 1 फरवरी को खत्म कर दिया और दूसरा ले आए। उसमें भी ये कहा गया कि 94 में अनरजिस्टर्ड से परचेज रेसिपिएंट जो अनरजिस्टर्ड से सप्लाई लेगा उस पे केवल उसी को जमा करना पड़ेगा जिन कैटेगरी के टैक्स पेयर्स को हम नोटिफाई करेंगे। तो उसमें एक नोटिफिकेशन 3/2019 का है सेंट्रल टैक्स रेट का, जो बिल्डर्स के लिए बनाया गया है, केवल उसी के लिए भी नोटिफाइड है 94, बाकी किसी के लिए नहीं है। तो एक भ्रम तो बिल्कुल ये निकाल दें कि जो हम सप्लाई अनरजिस्टर्ड से ले रहे हैं उस पर हम इस टाइम आरसीएम नहीं है, किसी के लिए भी आरसीएम नहीं है। जो 93 के नोटिफिकेशन है उनका आरसीएम अभी भी है, जीटीए उसी में आता है। इसके लिए एक नोटिफिकेशन नंबर 13 जारी हुआ था सेंट्रल टैक्स रेट का, और नोटिफिकेशन नंबर 10 जारी हुआ था आईजीएसटी का 28 जून 2017 को। उसमें पहले ये कहा गया था कि जीटीए 2 तरह से सप्लाई कर सकता है। एक तो सप्लाई कर सकता है वो फॉरवर्ड चार्ज पे, और एक कर सकता है टैक्स ना वसूले और रेसिपिएंट को रिवर्स चार्ज पे देना पड़े। तो जो फॉरवर्ड चार्ज पे करता है वो उस पे उसे 12% वसूल करना होता है। उसमें उसे लाभ ये है कि उसको आईटीसी जीटीए को मिल जाती है। लेकिन अगर वो ऐसी सप्लाई करता है कि उस पे उस फॉरवर्ड चार्ज पे नहीं वसूलता है तो रेसिपिएंट को रिवर्स चार्ज पे जमा करना पड़ता है। तो जो सेक्शन 13 लागू हुआ था वो 93A के लिए जारी हुआ था, सॉरी जो नोटिफिकेशन 13 था वो 93 के लिए जारी हुआ था। जो नोटिफिकेशन 10 आईजीएसटी रेट का जारी हुआ था वो सेक्शन 53 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में जारी हुआ था। यानी जो सप्लाई अगर हम किसी जीटीए से ले रहे हैं और वो जीटीए स्टेट का ही है, विद इन स्टेट है, यानी ये देखना पड़ेगा कि जो सप्लायर सप्लाई कर रहा है वो उसकी इंट्रा स्टेट सप्लाई है कि इंटर स्टेट सप्लाई है। अगर सप्लायर की इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो रेसिपिएंट पे लायबिलिटी आती है एसजीएसटी और सीजीएसटी। और अगर वो सप्लाई जीटीए की इंट्रा स्टेट है, सॉरी इंटर स्टेट है, तो 53 में नोटिफिकेशन जो जारी है उसमें रेसिपिएंट की जिम्मेदारी आती है। अब प्रश्न ये है कि मान लिया मैं यूपी का हूँ, यूपी का ही कोई जीटी है, मुझे माल ला के दे रहा है, तो मैं उसमें रिवर्स चार्ज में क्या जमा करूंगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी जमा करूंगा। लेकिन अगर वो जीटीए कोई उत्तर प्रदेश का है और राजस्थान में पहुंच गया और राजस्थान में सप्लाई दे रहा है तो यहाँ नोटिफिकेशन 13 नहीं लागू होगा, यहाँ नोटिफिकेशन 10 जो आईजीएसटी रेट का है वो लागू होगा और रेसिपिएंट को आईजीएसटी पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज पे। कुछ लोगों का भ्रम ये था कि ये उन्होंने अपनी दलील दी कि सेक्शन 12(8) जो आईजीएसटी का है उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई का वर्णन है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, और वहां लिखा है कि यदि रेसिपिएंट से सप्लाई लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंट्रा स्टेट मानी जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई वहां मानी जाएगी जहां वो रजिस्टर्ड है। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है? प्लेस ऑफ सप्लाई ये तय करने के लिए होता है कि सप्लायर जो टैक्स पे करे वो ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट होगी कि इंटर स्टेट होगी। उसको सेक्शन 7 जो आईजीएसटी का है उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि यदि सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट है, रेसिपिएंट से कोई लेना देना नहीं, सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट है तो इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी, और अगर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई
डिफरेंट स्टेट में है तो इंटर स्टेट होगी। तो जब कोई माल जीटीए का यूपी से लेके चला राजस्थान पहुंचना है उसे, तो यहाँ सप्लायर तो जीटीए यूपी का हो गया, और प्लेस ऑफ सप्लाई जो कि रजिस्टर्ड व्यापारी राजस्थान का है, तो राजस्थान का जो रजिस्टर्ड व्यापारी हो गया वो प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान हो गई। तो ये ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट हो गई, इसलिए इस पर आईजीएसटी चार्ज हुआ। अब हम यूं समझते हैं कि एक यूपी का व्यापारी ने माल लोड करके भेज दिया राजस्थान, एक टैक्स इनवॉइस जारी कर दी, तो आईजीएसटी चार्ज करेगा टैक्स गुड्स पे, गुड्स की सप्लाई पे। गुड्स की सप्लाई पे आईजीएसटी चार्ज करेगा। अगर वो जीटीए रजिस्टर्ड होता और उसको 12% फॉरवर्ड चार्ज पे लेकर के जमा करना पड़ता, तो जीटीए क्या चार्ज करता? जीटीए भी 12% चार्ज करता और आईजीएसटी चार्ज करता। तो इसलिए जो अगर जीटीए से रेसिपिएंट वो ले रहा है और आरसीएम पे जमा करना है, तो ऐसी स्थिति में उसको आईजीएसटी रिवर्स चार्ज पर करना पड़ेगा, अगर जीटीए सप्लायर है दूसरे स्टेट का। क्लियर? अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप इस पे लिखते रहना। तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है जो बहुत चर्चा में रहा, डायरेक्टर्स के रेम्युनरेशन के बारे में। डायरेक्टर के रेम्युनरेशन के बारे में राजस्थान के ही एक AAR की रूलिंग आई थी, क्ले क्राफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जयपुर के में। उसमें उन्होंने ये कह दिया था AAR ने कि जो रेम्युनरेशन है जो डायरेक्टर को पे किया जा रहा है वो टैक्सेबल है, यानी उस पर टैक्स अदा करना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ, एक कर्नाटक में एक अनिल कुमार अग्रवाल का एक एप्लीकेशन डाली उसने। उसकी एप्लीकेशन में असल में ये पॉइंट नहीं था कि डायरेक्टर के रेम्युनरेशन पर टैक्स की लायबिलिटी है कि नहीं है। उसमें पॉइंट ये था कि क्या डायरेक्टर का रेम्युनरेशन मेरी एग्रीगेट टर्नओवर में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। लेकिन उन्होंने जो फैसला दिया तो बहुत बेहतरीन दिया। उन्होंने ये बात भी डिस्कस कर दी कि डायरेक्टर को जो रेम्युनरेशन मिल रहा है वो टैक्सेबल है कि नहीं है, जीएसटी के दायरे में आता है कि नहीं। तो इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि दो जगह आपको देखना पड़ेगा एक्ट में। एक तो शेड्यूल 3 में जाना पड़ेगा, जहां लिखा हुआ है शेड्यूल 3 में कि जो सर्विसेज हैं, जो एम्प्लॉयर सर्विसेज बाय द एम्प्लॉय टू द सर्विसेज बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन द रिलेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, ये सप्लाई नहीं होगी। असल में टैक्स कहाँ लगता है? जहां सप्लाई होगी। अगर सप्लाई नहीं है तो वो जीएसटी के दायरे से बाहर समझिए कि उस पर टैक्स लगना नहीं है, क्योंकि उसे सप्लाई नहीं माना। शेड्यूल 3 जो है उन स्थितियों का वर्णन करता है जो ना गुड्स की सप्लाई मानी है और ना ही सर्विसेज की सप्लाई मानी। इसलिए जहां ये माना गया है कि ये सप्लाई ना गुड्स की है ना सर्विसेज की है, वहां टैक्स का प्रश्न ही नहीं उठता जीएसटी। अब जो 13 नंबर का नोटिफिकेशन जीएसटी रेट का है, उसके 6 को सीरियल नंबर 6 पे लिखा हुआ है कि जो डायरेक्टर जो सर्विस प्रदान करेगा कंपनी को, तो कंपनी या कॉर्पोरेट बॉडी जो भी है वो रिवर्स चार्ज पे उस पे वो देगी, टैक्स अदा करेगी। अब प्रश्न ये आता है कि किस रेम्युनरेशन पे टैक्स अदा करेगी। भाई जो सप्लाई नहीं है उसमें तो टैक्स ही नहीं लगना, तो उसे अदा करना क्या है? तो यहाँ केवल उस रेम्युनरेशन पे टैक्स लगेगा जो सप्लाई होगी। इसके लिए हम डायरेक्टर्स को 2 हिस्सों में बांटते हैं। डायरेक्टर होते हैं 2 प्रकार के, एक होल टाइम डायरेक्टर होता है जिसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर भी कहते हैं, और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। जो होल डायरेक्टर होता है उसको कंपनी एक्ट के सेक्शन 294 में डिफाइन किया गया है, और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसको सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 पे डिफाइन किया गया है। तो जो डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर होता है, हमको देखना यह है कि उनके और कंपनी के बीच के रिलेशन क्या है। जहां रिलेशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के हैं, यानी जहां कंपनी उनको सैलरी पे कर रही है इस नाते कि वो उनके एम्प्लॉय है, वो शेड्यूल 3 में आएगा, और उस पर वो नहीं है, सप्लाई नहीं है। तो जो सप्लाई नहीं है उस पर टैक्स का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां डायरेक्टर के और कंपनी के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है, वो जो रेम्युनरेशन पे करेगा वो उस पर जीएसटी कंपनी को रिवर्स चार्ज पे देना पड़ेगा।
अब देखिए ये थोड़ा सा और आगे बढ़े इसमें, ये कैसे पता लगता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है कि नहीं है। तो जो इनका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या जो मेमोरेंडम है उसमें ये लिखा रहता है कि ये सैलरी पे है या ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर वो सर्विस दो तरह की है, एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है। दो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हमको आपको सर्विस देनी है। तो अगर इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है और उनके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो वो शेड्यूल 3 में आ जाएगा और उस पर जीएसटी की लायबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है तो वो रिलेशन एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का नहीं है और उस पर कंपनी को रिवर्स चार्ज पर टैक्सेबिलिटी देना पड़ेगा जीएसटी। इसको हम इनकम टैक्स के पर्पज से अगर देखें तो जो सैलरी होती है उसका टीडीएस आईटी सेक्शन के 192 के अंतर्गत होता है और उसके लिए कंपनी सेक्शन फॉर्म 16 जारी करती है। तो अगर सैलरी दे रही है उसको तो फॉर्म 16 में टीडीएस का सर्टिफिकेट जारी करेगी और अगर सैलरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप नहीं है तो वो इनकम टैक्स के आर्टिकल 194J के अंतर्गत टीडीएस की कटौती करेगी और उसको जो सर्टिफिकेट जारी करते हैं वो सेक्शन 16A सर्टिफिकेट का नाम है 16A। तो हम इसको वहां से भी देख सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कभी कभी कि होल टाइम डायरेक्टर जिसमें एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है, कभी कभी वो भी ऐसी सर्विस प्रदान कर देते हैं जो इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट नहीं है। जैसे कि मैं डायरेक्टर हूं कंपनी का, होल टाइम डायरेक्टर हूं, लेकिन कंपनी, प्लीज म्यूट कर ले अपने उनको। तो जो कंपनी है उसको मैंने बिल्डिंग किराए पे दे दी, तो ये मेरा जो रिलेशनशिप है ये इन द कोर्स या इन रिलेशन टू सर्विस नहीं है, इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो इस पर टैक्सेबिलिटी होगी। इस पर टैक्सेबिलिटी कैसे होगी? इस पर टैक्सेबिलिटी होगी फॉरवर्ड चार्ज पे। यानी अगर मैं डायरेक्टर हूं और मेरी फॉरवर्ड चार्ज की जो टर्नओवर है वो 10 लाख या 20 लाख जिस स्टेट में भी सर्विसेज की जो एग्रीगेट टर्नओवर है, अगर उससे ज्यादा होती है तो मैं अगर इस तरह की सर्विस देता हूं कंपनी को जो अलग है, इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट नहीं है, किराए पे दे रहा हूं, तो जब मेरा वो किराया 20 लाख से ज्यादा हो जाएगा तो मुझको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और मुझे कंपनी से टैक्स चार्ज करके गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगर मेरी 20 लाख से कम है तो जो रेम्यूनरेशन मुझको इन रिलेशन टू सर्विसेज मिल रहा है वो टर्नओवर का पार्ट नहीं है क्योंकि वो सप्लाई नहीं है। तो यहां स्थिति ये बनती है कि जो रेम्यूनरेशन है वो तभी टैक्सेबल होगा जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होगा और वो अदर देन सैलरी उसका टीडीएस 194J में काटा जाए। ये देखिए दोनों इसके बारे में एक मैथन एलॉय प्राइवेट लिमिटेड का केस कोलकाता सेस्टेट ने बहुत पहले किया था, जिसमें बताया था कि अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो एम्प्लॉयर जो भी पेमेंट करेगा वो सैलरी होगी। तो ये बहुत पहले सर्विस टैक्स में आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी AAR साहब ने राजस्थान के फैसला दे दिया। ये मैं थोड़ा सा बता दूं कि आरसीएम पे मेरा आर्टिकल एंटीएन और उसमें मई 17 में छपा था जब वैट लागू नहीं हुआ था, और ये रेम्यूनरेशन वाला मार्च 18 के एनटीएन या वीएलजे में छपा था जो हमारे मेरे उस पे होगा, आप देखेंगे गूगल पे। अब ट्रान 1 से पहले दो बातें और कर लेना चाहता हूं मैं, वो आपके क्योंकि आप एडवोकेट या प्रोफेशनल जो भी हैं उनको थोड़ा सा काम आएगा। अभी रिसेंट में 2 AAR के फैसले और हुए हैं। एक गुजरात का हुआ है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का 17 मार्च 20 में। उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई माल बाहर की कंट्री से लेकर के बाहर ही बेच दिया जाता है बी विदाउट एंटरिंग इनटू कंट्री, तो वो टैक्स की परव्यू में आता है। अब यहाँ बहुत सारी बातें उठ रही हैं कि क्या वो
टैक्स की परव्यू में आता है या नहीं आता है, और अगर शेड्यूल 3 में इन्होंने लिख रखा है कि इस तरह की चीज सप्लाई नहीं है, तो क्या वो फैसला AAR का सही है? AAR ने फैसले देते समय किस चीज पर रिलाई किया है? उन्होंने रिलाई किया है कि जो एक्सपोर्ट की डेफिनेशन है वो IGST एक्ट में जो दी हुई है, वो दी हुई है एक्सपोर्ट मींस टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू ए प्लेस ऑफ आउट ऑफ इंडिया, कि माल को ले जाना। तो माल को आउट ले जाने का मतलब ये है कि जो माल पहले से इंडिया में हो और उसको बाहर ले जा रहे हो, इसलिए वो एक्सपोर्ट की डेफिनेशन का इंटरप्रिटेशन करते समय भूल कर गए। मेरा तो दूसरा इंटरप्रिटेशन है कि यहाँ एक्सपोर्ट ना हो करके इन द कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कई फैसलों में कहा है कि इन द कोर्स ऑफ का मतलब ये है कि कनेक्टेड वो ऐसा होना चाहिए, इंट्रैक्टेबली कनेक्टेड, के एक दूसरे को सेल को और एक्सपोर्ट को अलग ना किया जा सके। यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि माल को बाहर ले गए तो एक्सपोर्ट हो गया। इसका मतलब अगर मैं भी अपना माल ले जा रहा हूँ बाहर कोई, तो वो भी एक्सपोर्ट हो गया एक्सपोर्ट की डेफिनेशन के हिसाब। तो वो तो इसको मिस इंटरप्रेट कर पाए, लेकिन एक डेफिनेशन सेक्शन 7 में सप्लाई की दी हुई है, और उसका जो 7(5) है वो मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ आपको। वो लिखा हुआ है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज इंपोर्टेड इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी ट्रीटेड टू बी सप्लाई of goods or services or both when the supply is located in India. Hello, Karthik. Hello, Karthik. हाँ. Hello. Yes, sir. Hello. Hello, Karthik जी. Yes, sir. कार्तिक तुम्हारा म्यूट करो, म्यूट, तुम्हारी आवाज बाहर आ रही है, सभी का म्यूट कर दो। नहीं, अभी कंट्रोल मेरे पास नहीं है, उतनी आवाज क्लियर आएगी आपको। कंट्रोल किसके पास है? अभी वो वीर सिंह सर को मैंने कंट्रोल दे रखा है ना। आप ले लो। तुम ले लो वापस, कैसे लेना? आवाज नहीं आनी चाहिए किसी के पास, सभी को म्यूट कर दो। तो 7(5) में चाहे जिस मंशा से इन्होंने ये लाया हो, ये लाए हैं सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बहुत व्हेन दी सप्लाई लोकेटेड इन इंडिया एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। ये अगर होगा तो शैल बी ट्रीटेड टू बी ए सप्लाई ऑफ गुड्स। ये डीमिंग प्रोविजन है, फिक्शन है कि हम उसको भी मान लेंगे कि वो सप्लाई जो है वो इंटर स्टेट है। तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने उस सप्लाई को इंटर स्टेट मान लिया, लेकिन ये नहीं ध्यान किया कि बहुत पहले 1 फरवरी 19 को ही शेड्यूल 3 में, जो शेड्यूल 3 है उसमें अमेंडमेंट करके ये ले आए थे कि सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ए प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। अगर ऐसा होगा कि इंडिया में लाइव अगर बाहर से बाहर दूसरी कंट्री से खरीद कर दूसरी कंट्री में बेच देंगे तो इसको सप्लाई नहीं माना। जब सप्लाई ही नहीं है तो टैक्सेबिलिटी का प्रश्न नहीं उठता। मेरा सिर्फ ये कहने का उद्देश्य है कि जो AAR के फैसले हैं उनको कभी कभी उनमें बहुत गलतियां हो जाती हैं, इसलिए नेशनल AAR का गठन करना पड़ रहा है, क्योंकि जॉइंट कमिश्नर लेवल के अधिकारी होते हैं। ये तो मैं नहीं मानता कि एडवोकेट ने अपने तर्क सही नहीं दिए होंगे, लेकिन उनके मानने में, उनके इंटरप्रिटेशन में भूल रही। एक और फैसला गुजरात का अभी 19 मई का हुआ, वो बड़ा चर्चित है, उसके बारे में भी 2 बात कर लें फिर ट्रांसवन पाएंगे। वो ये कहा गया, एक दीपेश अनिल कुमार नायक गए उनके पास और उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी लैंड बेचना चाहता हूँ, लेकिन जिला पंचायत ने ये कहा है कि भाई लैंड आप ऐसे नहीं बेच सकते, उसमें आपको ड्रेनेज, वाटर लाइन और इलेक्ट्रिसिटी का ये सब सिस्टम लगाना पड़ेगा, तभी आप प्लॉट काट सकते हैं। तो उन्होंने ये कह दिया कि ये चूंकि इस पे ड्रेनेज और वाटर लाइन और इलेक्ट्रिसिटी क्या वो बना दिया है इन्होंने सिस्टम, इसलिए ये अब टैक्सेबल हो गया, इस पे GST लगेगा। और इन्होंने एक नैने कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड 2013 का सुप्रीम कोर्ट का भी अपना जजमेंट उसमें
कोट किया आपने AR में। तो गलती ये हो गई उनसे है कि वो जो इसको फैसले को पढ़ रहे थे वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, और वो ये जो सेक्शन जो शेड्यूल 3 में सेल ऑफ लैंड है, वो उसको ये समझ गए कि अगर उसमें कोई कंस्ट्रक्शन हो गया तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं रही। अब तो थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भी है, चाहे वो सेल ऑफ लैंड है, चाहे वो बिल्डिंग तैयार करने के बाद उसको कंप्लीशन के बाद बेचता है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत इस पर रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, इस पर GST अट्रैक्ट नहीं होता। यानी अगर मैं कोई भी बिल्डर पूरी बिल्डिंग बना करके बेचे तो उस पर भी कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, और अगर कोई जमीन चाहे उस पर कितना भी कंस्ट्रक्शन करके बेचे, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस पर कोई टैक्स अट्रैक्ट नहीं होता। असल में क्या है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन पे टैक्स अट्रैक्ट कब होता है, उन्होंने इसको कंस्ट्रक्शन सर्विस मान लिया। कंस्ट्रक्शन का अट्रैक्ट कब होता है कि रहेजा ने सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले फैसला दिया था कि यदि हम कोई कंस्ट्रक्शन फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ प्रोस्पेक्टिव बायर कर रहे हैं, यानी अगर किसी ने हमको पैसा दे दिया है पहले से ही कि भाई आप ये फ्लैट बना रहे हैं और ये लो मेरा पैसा, मैंने भी बुक कर दिया, बना करके मुझे भी दो, तो ये प्रोस्पेक्टिव बायर ने पेमेंट दे दिया उसको कि अब आप मेरे बिहाफ पे बनाओ, और जो वो सप्लाई करता है उस समय वो उसके बिहाफ पे होती है, और उसके बिहाफ पे होती है तो वो वहां पे GST या वैट जो भी है वो अट्रैक्ट होता है। लेकिन यदि कोई प्लान पासिंग ऑफिसर ये कहे कि भाई मैं आपके प्लॉट को तब बेचने दूंगा जब आप इस पे सीवरेज की और इलेक्ट्रिसिटी की और वाटर लाइन लगा देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अभी से ही प्रोस्पेक्टिव बायर से कोई एग्रीमेंट ले लिया है और उसके बिहाफ पे हम ये काम कर रहे हैं। अगर हम पहले ही कोई प्लान अफसर जो पास कर रहा है हमारे नक्शे को, वो तभी पास करेगा जब ये सब चीज हम कर लेंगे, तो वो कर लेने के बाद हमारी वो लैंड ही है अभी, और प्रोस्पेक्टिव बायर के बिहाफ पे हमने कुछ नहीं किया उसमें। हमने तो उस जमीन को इस तरह बना के दिया है कि वो चूंकि पास ही हमारा नक्शा तब होगा जब हम वो फैसिलिटी उपलब्ध करा देंगे, तो ये फैसिलिटी उपलब्ध कराने के बाद भी वो सेल ऑफ लैंड ही है, उसमें कोई वो नहीं होता। ये मैंने अपना मत बताया। अब हम ट्रान 1 पे चर्चा कर लें। ट्रान 1 जब से ये शुरू हुआ तभी से विवादित रहा, ये बहुत विवादित रहा, और इससे बहुत सारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले, आज हम सब उनकी चर्चा करेंगे। तो मैं चर्चा ये करूंगा कि आज हमारी और आपकी क्लियर हो जाए सारी के किस ट्रान 1 का हम फायदा अभी भी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, या कोर्ट क्या कह रहा है ना। ट्रान 1 क्या है? ट्रान 1 के लिए व्यवस्था ये रखी गई कि जो अर्लियर लॉज में हमने सामान खरीदा और उसमें हम टैक्स पे करके आए, अब जब हम उसके स्टॉक को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं GST में, तो ये सेक्शन 140 में व्यवस्था दे दी गई कि आप के पास जो ITC शेष बचा है उसको भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी उस पर हम एक बार टैक्स दे चुके हैं। अब क्या है, उसके लिए सेक्शन 140 के अलावा कैरी फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं, वो इन्होंने रूल 117 से 120 तक बनाए, और उसमें व्यवस्था दी कि क्या फार्म भरना होगा और क्या टाइम पीरियड है उसका। यही बताता चलूं मैं कि ये 117 में टाइम दे गए, लिख गए, वो 140 में नहीं लिख पाए। तो 117 का जब रूल 117(1) में लिखा कि भाई अपॉइंटेड डे, जिस दिन वैट GST लागू हो जाएगा उसके 90 दिन तक आप इसको ट्रान 1 को भर सकते हैं, और उसी में ये पावर दे दी गई कि 90 दिन के लिए और GST काउंसिल की रिकमेंडेशन पर वो टाइम बढ़ाया जा सकता है। वो 27/12/17 होता था, तब तक बढ़ाया जा सकता है। अब क्या हुआ कि एक नोटिफिकेशन कुछ लोगों के नहीं, पहली बात तो ये 3 महीने बाद पोर्टल पर आया सितंबर 17 में। उसके बाद टेक्निकल बहुत सारी कमियां ऐसी रह गई कि टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से फाइल नहीं कर पाए, तो ये एक रूल लेकर आए 117(1)A इन्होंने जोड़ा। उसमें ये कहा गया, वो नोटिफिकेशन 48 था सेंट्रल टैक्स का 10/9/18 का, उसमें ये कहा गया कि भाई अगर टेक्निकल ग्लिचेज हैं तो टाइम बढ़ा सकते हैं। वो टाइम बढ़ाते बढ़ाते अल्टीमेटली इन्होंने 31/3/20 कर दिया कि 31/3/20 तक टेक्निकल ग्लिचेज अगर है, टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से दाखिल नहीं कर पाया, तो वो दाखिल कर सकता है। उसको डिसाइड कैसे करेंगे कि टेक्निकल ग्लिचेज है कि नहीं है,
इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बना दी जीएसटीएन में और बार जीएसटी काउंसिल में। जीएसटी देख के बताएगा कि टेक्निकल ग्लिचेस थी कि नहीं थी, और बाद में एक मीटिंग में जीएसटी काउंसिल ये पारित करेगा कि इनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। हुआ ये कि हाई कोर्ट ने जिनमें टेक्निकल ग्लिचेज नहीं भी थी उनके भी ऑर्डर पारित कर दिए कि भाई आपको भी मिलेगा, आप ले लो। उसको उस कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं हाई कोर्ट की बात मानते हैं। हमने जो टाइम बढ़ाया 117(1)(a) में, वो केवल उनके लिए बढ़ाया गया है जिनको टेक्निकल ग्लिचेज थी, जिनको टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से दाखिल नहीं हो पाया। बाकी लोगों को जिन्होंने दाखिल ही नहीं किया वो हम नहीं देंगे। अब बहुत सारे फैसले वो हुए, तो सबसे पहले मैं मुख्य फैसले की बात करना चाहूंगा कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एडफर्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी 20 को डिसाइड किया। ये एसएलपी दायर की थी गवर्नमेंट ने, और इस एसएलपी को खारिज कर दिया। खारिज इसलिए कर दिया कि जो फैसला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एडफर्ट टेक्नोलॉजी के मामले में दिया था, कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल सही है और हम अब एसएलपी गवर्नमेंट की नहीं माने। अब हम फैसले की उसकी चर्चा करते हैं कि उस फैसले में आखिर ऐसा क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सही है। सबसे पहले हम कहेंगे कि देखेंगे कि हमारी टैक्स पेयर की क्या दलीलें थी, टैक्स पेयर ने क्या कहा था जाकर के जिसको उन्होंने माना, और उसके सामने कोर्ट के क्या इशूज थे। कोर्ट के सामने 2 इशूज थे। नंबर 1 वो कि जिन लोगों की टेक्निकल ग्लिचेज नहीं है या जिनके पास एविडेंस नहीं है। भाई कुछ लोग ऐसे हुए ना, उनके पास एविडेंस ही नहीं थी, उन्होंने खोला सर्वर डाउन हो गया, एविडेंस ही नहीं थी, जो एविडेंस ही पेश नहीं कर सके, उनके बारे में क्या किया जाए। और दूसरा ये कहा गया कि हमने दाखिल तो कर दिया था 27/12/17 से पहले ही, लेकिन हमारी उसमें कुछ कमियां रह गई थी और अब वो उसको सुधार करने का अवसर नहीं दे रहे, है ना। तो ये 2 बिंदु कोर्ट के सामने थे, और कोर्ट के सामने 2 बिंदुओं के साथ टैक्स पेयर का तर्क क्या था, ये मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। जो लोग लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। उसकी टैक्स वो था लॉजिक पहले ये दिया कि भाई जो प्रेस रिलीज थी वो ये कह रही थी कि 31/12/17 तक दाखिल कर सकते हैं, और बाद में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ वो ये कहने लगे कि 27/12/17 तक कर सकते हैं। असल में 90 और 90 180 दिन तो 27/12/17 तक ही हो रहे थे, लेकिन वो प्रेस रिलीज के समय 3 मंथ और 3 मंथ समझ करके प्रेस रिलीज जारी कर दी कि 31/12/17 तक भी वो ट्रांसफर दाखिल कर सकते हैं। एक तो ये कंफ्यूजन रहा कि हम तो बैठे थे समझ करके 31/12/17 तक होंगे, और पोर्टल 27/12/17 को ही बंद कर दिया। तो 28, 29, 30 में दाखिल करते हैं। हमारा तो काम ये है कि हम तो सारे काम बिल्कुल आखिरी तारीख पर करते हैं। ये भी हमको 27, 28, 29, 30 तारीख में करना था, नहीं मिला, हमको चांस नहीं मिला, अवसर नहीं मिला। दूसरा ये था कि जो पोर्टल है वो सितंबर 17 तक सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। उससे पहले तो प्रावधान ही नहीं पोर्टल ने बनाया था, तो हमारे 3 महीने तो वैसे ही मर गए। हमारे पास टाइम ही क्या बचा, थोड़ा सा टाइम बचा, नहीं कर पाए। हमारे जिसको हमने अकाउंटेंट को दिया था उसके पास टैक्स इतना लोड था काम का कि वो भर ही नहीं सका। दूसरा ये कि उसमें इतने सारे कॉलम्स थे और इतनी सारी टेक्निकलिटीज थी कि वो पढ़ा लिखा नहीं समझ पा रहे, सीए लोग नहीं समझ पा रहे। तो अगर हमारा अकाउंटेंट था, हमने तो अकाउंटेंट को कहा था बनने को, या हमारे एडवोकेट थे, वो समझ ही नहीं पाए इसको, और हम भर ही नहीं पाए। तीसरा ये था कि जो इनकरेक्ट था, उन्होंने ये कहा कि भाई भरने वाले तो एक्सपर्ट थे नहीं, गलती हो गई उनसे, उसे रिवाइज करने का मौका नहीं पोर्टल पे दिया जा रहा। तो ये सारी चीज के बाद दूसरी चीज तो ये तो थी टेक्निकल। बाद में ये कहा गया कि भाई ये हमारा वेस्टेड राइट है, ये हमारा पैसा है, हमारा पैसा है, और ये वो टैक्स है जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं सरकार को। अगर हमको ये नहीं मिलेगा तो और फिर दोबारा आप सप्लाई पे टैक्स लगा दोगे और आईटीसी मिलेगा नहीं हमको, तो हमारा तो डबल टैक्सेशन हो गया। तो डबल टैक्सेशन करने का तो किसी टैक्स रिजीम में प्रावधान नहीं रहा। तो एक ये है। दूसरा ये कहा गया कि जो अगर कोर्ट कंट्रेरी व्यू लेता है या व्यू सपोर्ट करता है जीएसटी काउंसिल के और पोर्टल की व्यू को, तो क्या होगा कि आर्टिकल 14 का और आर्टिकल 300A का वायलेशन हो जाएगा। कोर्ट ने ये भी कहा, उन्होंने ये भी दलील दी कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। कोर्ट का एक फैसला मैं बताऊंगा उसमें, और प्रॉपर्टी भले ही हमारा
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है ही है हमारा, फंडामेंटल राइट हो या ना हो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है ही है। हमारी वर्किंग कैपिटल पे बहुत फर्क पड़ेगा अगर आपने हमारा पैसा नहीं दिया। हमारा 1 करोड़ रुपए आईटीसी का बचा हुआ, आपने हमारा 1 करोड़ नहीं दिया, तो हमारी तो वर्किंग कैपिटल पे फर्क पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये भी कहा कि आर्टिकल 19(1) का भी वायलेशन होता है। तो ये सब चीजें जब उन्होंने रखी तो वो ये भी कहा कि भाई आईटीसी को अगर मना कर दिया तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। जब हम ने गलत फाइल कर दिया और एक्सेस क्लेम कर लिया तब तो नोटिस भेज देता है अधिकारी कि आपने एक्सेस क्लेम कर लिया। और यदि हम कह रहे हैं हमने कम क्लेम कर लिया, हम और करना चाहते हैं, तो आप उसका हमको अपॉर्चुनिटी नहीं करें कि हम कम वाला क्लेम कर रहे हैं। तो ये सब बातें कोर्ट के सामने रखी गई, कोर्ट के सामने रखी गई। और ये भी कहा गया कि भाई कोई भी एक्ट रूल में ये व्यवस्था नहीं है कि अगर हम जो रूल 117 में टाइम दिया हुआ है अगर उस पर नहीं जमा करेंगे तो लैप्स हो जाएगा, ये भी कहीं नहीं कहा गया। तो हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो आप हमको अलाउ कर दो, या फिर अल्टरनेट तरीका भी ये है कि जो 142(3) सेक्शन कह रहा है कि पिछले एक्ट में रिफंड ले सकते हैं, तो आप हमको अलाउ कर दो, हम पिछले एक्ट में रिफंड ले लेंगे, हमारा पैसा तो हमको मिले। तो ये सब बातें कोर्ट के सामने उन्होंने रखी। अब डिपार्टमेंट का जब वो आया काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का, तो डिपार्टमेंट ने ये कहा कि एक केस हुआ था विल्लोवुड केमिकल प्राइवेट लिमिटेड का, उसमें ये कहा था कि रूल 117 वायरस है और इन्होंने उसके अल्ट्रा वायरस के लिए मांग नहीं की है, तो ये मिलेगा नहीं इस तरह से। और अगर हम ये कह दें कि अनलिमिटेड टाइम है, कभी भी आप दाखिल कर दें, तो ये एक इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, तो अब देंगे नहीं। एडवोकेट ने टैक्स पेयर के कहा कि साहब जो ये बात टाइम की बार बार कह रहे हैं, तो सेक्शन 140 में तो कहीं टाइम लिमिट है नहीं। ये टाइम लिमिट तो आपने सब्सटेंटिव रूल लॉ बना करके रूल्स में डाल रखा है। जब हायरार्की की बात आती है तो एक्ट प्रिवेल करता है, तो एक्ट में चूंकि नहीं है, इसलिए आप एक्ट में जो चीज नहीं है आप उसको रूल में ला करके बंधन नहीं डाल सकते, कर सकते। तो ये सब बातें कोर्ट के सामने थी। कोर्ट ने अपना जो फैसला किया वो ये किया कि जो उसने कोर्ट ने इस फैसले में एक सिद्धार्थ एंटरप्राइजेज के फैसले को भी डिस्कस किया, डीबी के फैसले। उन्होंने कहा कि आईटीसी जो सिद्धार्थ वाले एंटरप्राइजेज के फैसले में था उसमें बहुत डिटेल से उन्होंने कहा था कि आईटीसी ये उस टैक्स पेयर की प्रॉपर्टी है, और अगर हम इस प्रॉपर्टी को नहीं देंगे उसको तो वायलेशन होगा कॉन्स्टिट्यूशनल 19(1) का, और उसकी वर्किंग कैपिटल पे भी प्रभाव पड़ेगा। जब 16(4) में जीएसटी में भी आप आईटीसी दे रहे हैं साल के 6 महीने बाद तक, है ना, तो आप इसको 1.5 साल तक दे रहे हैं, तो आप इसको क्यों मना कर रहे हैं? आप इसको दीजिए आईटीसी को। तो बहुत सारे फैसले दिल्ली हाई कोर्ट के हुए, क्रिस ऑटोमोबाइल का हुआ, सिलिकॉन कंस्ट्रक्शन का हुआ। सिलिकॉन कंस्ट्रक्शन ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर ये जीएसटी पोर्टल पे, अच्छा कुछ फैसले क्या हुए, कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि मैनुअली आप दाखिल कर दो, लेकिन मैनुअली दाखिल होने का कोई प्रश्न नहीं है। जिसमें कोर्ट ने मैनुअली दाखिल किया उस वहाँ के अधिकारियों ने उसको स्टेट का जो अथॉरिटी कोऑर्डिनेटर था जीएसटी से उसको भेजा, वहां से उन्होंने जीएसटी काउंसिल को भेजा, जीएसटी काउंसिल ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं अलाउ करेंगे। लेकिन इसका क्या हुआ कि ये बात भी कोर्ट के सामने लाया कि साहब जो आप अलाउ कर देते हैं कि भाई मैनुअली दाखिल कर दो, तो मैनुअली दाखिल करने का कोई प्रावधान है नहीं पोर्टल पे। मैनुअली कोई नहीं कर सकता जब तक जीएसटी नहीं चाहेगा, जब तक ये मैनुअली नहीं वो होगा, लाभ नहीं मिलेगा। तो क्या किया कि इसके फैसले में क्रिस ऑटोमोबाइल के कोर्ट ने कह दिया कि आप ऐसा करो, जनवरी 20 की जो 3B रिटर्न है उसके साथ क्लेम करो, 3B में आप क्लेम कर लो और हम अलाउ करते हैं। तो ऐसे फैसले भी हुए। कुछ फैसले ये हुए कि कुछ ने कोर्ट में ये कहा कि भाई जो 174 है जिसमें सेविंग्स और रिपील की बात कही गई है, उसके 174(2)(c) में ये लिखा हुआ है कि क्या क्या टैक्स पेयर के प्रिविलेजेस होंगे, बाद में कोई रिफंड होगा, कोई पैसा होगा, वो सुरक्षित रखा जाएगा, सेव किया जाएगा। जब आपने ये अपना सेविंग में रख लिया है 174 में, तो आप मना क्यों कर रहे हैं?
भाई कोई जितनी देर से दाखिल करेगा उतना ही पैसा आपके पास, सरकार के पास पड़ा है, यूज नहीं कर रहा, आपको ब्याज मिल रहा है उस पैसे का, सरकार को, तो सरकार के पास तो है ही वो पैसा। तो ये सब बातें रखी गई और ये भी कहा गया कि जो 117 है वो मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। टेक्निकल डिफिकल्टीज को लिबरल इंटरप्रिटेशन करिए, कोर्ट ने कहा टेक्निकल डिफिकल्टीज का लिबरल इंटरप्रिटेशन करिए। अगर कोई पॉलिसी एक हाथ से कुछ देना चाहती है तो दूसरे हाथ को उससे अलग ना किया जाए, दे देने दिया जाए उसे। तो अगर प्रावधान ये दिया गया है कि भाई जो पिछला जीएसटी है उसका, वो पिछले पीरियड का जो आप आईटीसी ले सकते हैं, तो आप उसको लिबरल इंटरप्रिटेशन के साथ अलाउ करिए और दे दीजिए। ये सब बातें उसने की और इन सबको नजर में रखते हुए, यानी जो अपने तर्क थे जो उसमें पेश किए गए वो भी एडफर्ट वाले केस में पंजाब हाई कोर्ट ने लिखे, और जो दूसरी जगहों पे कोर्ट्स में दिए गए तर्क थे वो भी लिखे। इतने सारे तर्कों के साथ उसकी एप्लीकेशन को जब एक्सेप्ट किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी एसएलपी खारिज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने किन बातों को ये देखा कि ये बात सही है, किन बातों को एक्सेप्ट किया कि ये बात सही है टैक्स पेयर की, और हाई कोर्ट के फैसले के ये बिंदु सही है, ये इस पर हम अभी चर्चा करेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिल्ली हाई कोर्ट में फैसला गया 6 मई को। उससे पहले फाइनेंस एक्ट 2020 की बात कर लें। फाइनेंस एक्ट 2020 में जब इन्होंने ये समझा कि भाई जब ये बार बार कह रहे हैं कि 140 में एक्ट में नहीं है, टाइम का प्रावधान 140 में नहीं है, तो फाइनेंस एक्ट 2020 से ये एक प्रावधान ले आए और वो प्रावधान इन्होंने नोटिफिकेशन 43 16 मई 2020 को इफेक्टिव कर दिया। उसमें क्या हुआ कि जो 140 था उसमें रख दिया विद सच टाइम्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, यानी ये लिखते हुए वो जोड़ दिया गया कि विद इन सच टाइम एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड वो आईटीसी ले सकता है, और उसको प्रेस्क्राइब्ड रूल में कर ही रखा। और ये जो इसका इफेक्ट किया वो 1 जुलाई से कर दिया, 1 जुलाई 2017। यानी ये हुआ कि 1 जुलाई 2017 से ही ये माना जाएगा कि इसमें 140 में पहले से ही था और उसका प्रावधान रूल 117 में कर रखा था टाइम का। इसलिए अब हम कोर्ट के सामने ये कह सकते हैं कि देखिए साहब, अब टाइम की बात तो है नहीं, अब 140 में भी टाइम हो गया, बैकडेट से कर दिया हमने और वो टाइम निकल गया, अब हम नहीं देंगे। क्या हुआ कि इससे पहले एक फैसला दिल्ली हाई कोर्ट ने कर दिया था ब्रांड इक्विटी ट्रीटीज में, ब्रांड इक्विटी ट्रीटीज में फैसला कर दिया था 6 मई 2020 को ही। उसने ये कह दिया था कि भाई जो 117 के जो टाइम है वो नहीं, जो हमारे जनरल क्लोजेज एक्ट में दिया हुआ 3 साल वो लागू होगा, और जनरल क्लोजेज एक्ट के 3 साल के हिसाब से 30 जून 2020 को टाइम खत्म हो रहा है, इसलिए 30 जून 2020 तक आईटीसी का वो फाइल कर सकता है। और ये कह दिया था रेस्पोंडेंट को कि आप पब्लिश करोगे न्यूज़पेपर्स में कि सब, चाहे वो किसी भी स्टेट का है, 3B अपने फाइल कर दे 30 जून, वो सॉरी ट्रांसमन फाइल कर दे 30 जून से पहले, तो लाभ दे देंगे। लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में 19/6/20 को इसके विरुद्ध जो है गवर्नमेंट गई एसएलपी में, और मेरी आवाज आ रही है ना, गवर्नमेंट एसएलपी में गई और उन्होंने इसको गवर्नमेंट एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया और सितंबर की डेट लगा दी। अब देखिए, अब हम अपना विश्लेषण करते हैं कि इन सब परिस्थितियों के बाद क्या हल होगा ट्रांसमन का। गवर्नमेंट जो स्टे किया वो सिर्फ एक उस फैसले को किया जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि जनरल क्लोजेज एक्ट के अनुसार 3 साल का टाइम पीरियड मिलना चाहिए, और वो 30 जुलाई तक है, वो 30 जून तक है। एक ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये भी उठा था वहां कि 140 में टाइम जो बढ़ा है, वो टाइम का जो प्रेस्क्राइब किया गया वो रेट्रोस्पेक्टिव से कर दिया। अब प्रश्न ये उठ रहे हैं कि क्या इन दोनों के होते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा, या सुप्रीम कोर्ट किस फेवर में फैसला दे सकता है, या हम टैक्स पेयर्स को या सीएज को या प्रोफेशनल जो भी एडवोकेट्स हैं उनको क्या करना चाहिए। देखिए, जो पिछले फैसले की बात पंजाब एंड हाई कोर्ट की वो बहुत विस्तृत था,
उसमें बहुत सारी चीजें डिटेल की गई। उसमें डिटेल ये भी कहा गया था कि कोई भी एक्ट जो हायरार्की होती है लॉ की, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके बाद सेंट्रल एक्ट है, उसके बाद स्टेट के एक्ट्स हैं, उसके बाद रूल्स हैं। तो जो हायरार्की है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। इसलिए कोई भी एक्ट इंडिया में ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी सेक्शन का वायलेशन करता हो। अब जब कई फैसलों में वो बता चुके कि आर्टिकल 19(1)(g) का, आर्टिकल 300(a) का, आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 256 का, इन सब के वायलेशन हुए, तो ये हो सकता है कि कोर्ट जब इस बात पर चर्चा चलेगी, कोर्ट में बहस होगी कि भाई ठीक है इन्होंने 140 में टाइम चेंज कर दिया, लेकिन आर्टिकल का तो वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशन का तो अभी भी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट टैक्स पेयर के फेवर में कोई फैसला दे। तो ट्रान 1 के बारे में अभी आप सुप्रीम कोर्ट के स्टे होने के बाद, स्टे हुआ है, फैसला नहीं हुआ, स्टे होने के बाद आप धैर्य नहीं छोड़ना, ठीक है। मैं इन्होंने अभी एक मेरे पास जब हम सेमिनार में जाते थे वैट लागू होने से पहले, तो मुरादाबाद में बहुत एक्सपोर्टर्स थे, तो मेरी मुरादाबाद में भी 1-2 सेमिनार हुई। तो मैंने कहा वहाँ एक्सपोर्टर्स को, भाई देखिए ऐसा है, आपको जीएसटी लागू होने के बाद आपकी आउटवर्ड टैक्सेबल कोई सप्लाई बनती नहीं है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनती नहीं है, इसलिए आप आईटीसी को कैरी फॉरवर्ड मत करना, ठीक है। आप आईटीसी को यही वैट के अंतर्गत रिफंड ले लेना। अब उन्होंने एडवोकेट नहीं समझ पाए या जिसने समझाया उन्होंने कैरी फॉरवर्ड कर दी। वो मेरे पास आए तो उनको हमने पहले यहाँ से रिजेक्ट कराया, यहाँ से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि जो फॉर्मूला इन्होंने बना रखा है रूल 89(4) और 89(5) के इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के और एक्सपोर्ट के मामले में आईटीसी का कैसे मिलेगा, वो उसमें नेट आईटीसी उसी महीने की काउंट करता है जिस महीने वो सप्लाई कर रहा है या जिस महीने का हम क्लेम कर रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि पिछला तो खड़ा ही है उसका, अगर हम क्लेम करते चले गए तो वो जीएसटी का तो मिल जाएगा, लेकिन जो उसने कैरी फॉरवर्ड कर लिया उसका तो मिलेगा नहीं। अब आपने कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कह भी दिया, उसके बाद आप उसका रिफंड नहीं दे रहे, तो हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल किया है, उसमें काउंटर रिजॉइंडर भी दाखिल हो गया है। डिपार्टमेंट के पास कहने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ ये है कि वो 142 सेक्शन 142(3) मना करता है इसके लिए। तो हमने कोर्ट में यही कहा है कि मना करता है तो लैप्स कर लोगे, आप टैक्स पेयर के पैसे को खा जाओगे, या तो आप यहाँ दीजिए या फिर आप पिछले वैट में दीजिए। अगर पिछले वैट में ही रिफंड लेना था तो आपको कैरी फॉरवर्ड कराने की क्या जरूरत थी, आप पहले ही मना कर देते कि जिसके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में नहीं बन रहा है वो कैरी फॉरवर्ड ना करे। आप कैरी फॉरवर्ड कराने के बाद आप यहाँ दे नहीं रहे, तो ये सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होती हैं। तो जो लॉ इस बात को जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बना है लॉ, वो कोर्ट में नहीं टिक पाता। जब उसका जुडिशियल रिव्यू होता है तो कोर्ट फेवर में टैक्स पेयर के ही देता फैसला। तो मेरा कहने का मतलब है कि विश्वास रखिए ट्रान 1 के बारे में, मुझको तो पूरी उम्मीद है कि कोर्ट फैसला टैक्स पेयर के फेवर में ही देगा, क्योंकि टैक्स पेयर का बहुत बड़ा पैसा है और उसको लैप्स कर देना या मना कर देना बिना किसी प्रावधान के, वो मेरे विचार से नहीं होगा। इसलिए कोर्ट में जब बहस होगी, सुप्रीम कोर्ट एक एक चीज को देखता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत छोटी सी बात कही और वो कर दिया। मैं तो हाई कोर्ट वर्क्स में मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट, उससे लखनऊ हाई कोर्ट वर्क्स में मैं 1.5 साल पोस्टिंग रही मेरी। एक एक बिंदु पे बहस होती है, एक एक बिंदु को बहुत गहराई से दोनों पक्षों को सुना जाता है। तो ये मेरा विश्वास है कि जो फैसले मैंने आज आपको बताए हैं उनसे ट्रान 1 में रिलीफ मिलेगा टैक्स पेयर्स को। और दूसरा जो AAR के फैसले बताए हैं, तो AAR के फैसले फाइनल नहीं होते हैं। हमारा ये वो है निवेदन कि AAR के पास जब तक ना जाया जाए, जब तक आप खुद मुतमईन ना हो। अगर आप खुद ही मुतमईन हैं कि ये सप्लाई नहीं है, इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो AAR के पास जाने का बहुत कारण नहीं बनता है ना। AAR जल्दबाजी में मेरा एक सबऑर्डिनेट था यूपी में, वो AAR यूपी में है इस समय,
शुरू में गलत फैसले दे दिए उन्होंने। मैंने कहा भाई गलत फैसले क्यों दे दिए? कह रहे जी मेरा तो अपीलेबल है, अपील कर लेगा। भाई अपील कर लेगा, अगर कोई ये कहे कि मैं तो गांव का डॉक्टर हूं, मैं तुम्हारी आंख फोड़ देता हूं, एक डॉक्टर बैठा है दिल्ली में बहुत अच्छा, वो सही कर देगा, तो ये नहीं है। कानून जो है वो नीचे से ही कानून के सपोर्ट में अधिकारी को काम करना चाहिए, है ना। अगर AAR को इस तरह का फैसला करता है, कोशिश करनी चाहिए कि जो तर्क एडवोकेट ने दिए हैं उसको आप ठीक से पढ़ें, उसको ठीक से इंटरप्रेट करें और GST का इंटरप्रिटेशन सही करें। अब तो 3 साल हो गए, अब तो ये कोई नहीं कहेगा कि GST साहब नया ही है, 3 साल में भी आप नहीं एक्ट को समझ पाए, है ना। तो मेरा ये कहना है कि ये मेरा आज का वो था। अब मैं चाहूंगा क्वेश्चन आंसर आप जो भी बताएंगे वो मैं का। हाँ पराग सिंघल साहब, क्या मैं शुरू कर दूं क्वेश्चन आंसर से? आपका म्यूट है, म्यूट है सर। हाँ सर म्यूट है। जी शुरू करिए आप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीर सिंह साहब, आपने बहुत बोल्ड होके बहुत अच्छा बताया कि ऑफिसर्स को मतलब जो AR वाले हैं उनको बहुत कॉन्शियस होके और हमारे सबमिशन सुन के फिर ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आंख फोड़ दो आपके भाई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, ऐसा एक बोल्ड अधिकारी ही कह सकता है। बाकी अदरवाइज हमने काफी सारे ऑफिसर्स के वेबिनार सुने हैं। इवन हम भी जब वेबिनार में ऑफिसर्स के साथ होते हैं तो हमारे को ये कहा जाता है कि भाई आप बोल्ड होके बोलना, ज्यादा ट्रेड के फेवर में मत बोलना। तो आपने जो एकदम स्टेटमेंट दिया है वही वेलकम दिस, और जो एनालिसिस किया है सर, हैट्स ऑफ टू यू, बहुत बहुत अच्छा लगा सर एनालिसिस। और आप ये कह रहे हैं ट्रांसमन वाला हमारे फेवर में आएगा, थैंक यू वेरी मच। और इस पे हम काफी टाइम से लड़ भी रहे हैं, और अगर ये आ जाता है तो सभी ट्रेड और इंडस्ट्री को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और इसके अलावा आपने जो 2 डिसीजन और AR के डिस्कस कर दिए जो कि उसमें नहीं थे टॉपिक में, और वो करंटली बहुत एक्टिव है, जो डेवलप लैंड पे, डेवलप प्लॉट पे जो सेल का है। हमारे ऑफिस मीटिंग में भी डेली यही डिस्कशन हो रहा है कि भाई इस पे GST लगेगा तो फिर कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो रही थी। और आपके व्यूज एकदम ठीक है, और आपने क्लियरली कहा कि भाई इस पे नहीं लगेगा। थैंक यू वेरी मच सर। इसी कड़ी में सर कुछ क्वेश्चंस आए हैं, हालांकि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो रिलेटेड भी हैं टॉपिक से और कुछ रिलेटेड नहीं भी हैं। कुछ पहला क्वेश्चन है कि भाई अगर रिवोकेशन एप्लीकेशन हमारी रिजेक्ट हो गई है पहले ही इस प्रोविजन के आने से पहले, तो क्या हम वापस रिवोकेशन एप्लीकेशन वापस लगा सकते हैं एक बार रिजेक्ट होने के बाद? रिवोकेशन एप्लीकेशन अगर एक बार फैसला ले लिया है अथॉरिटी ने, अधिकारी ने, प्रॉपर अफसर ने, तो अब तो अपील करनी पड़ेगी। सर इसमें भी एक दिक्कत है हमारे पास, मैंने खुद में डील किया रिवोकेशन एप्लीकेशन को। उसमें हमने क्या हुआ, रिटर्न्स फाइल कर दिए, रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल कर दी, रिटर्न्स फाइल कर दिए, और इंटरेस्ट और टैक्स पेनल्टी सब जमा करा दिया। उन्होंने पर्सनल हियरिंग दी मेरे को। कोविड-19 की पोजीशन थी, लॉकडाउन था, हम भी हियरिंग में नहीं जा पाए, कुछ भी नहीं हो पाया। अब वो ये कहते हैं कि भाई आप चाहे नहीं आ पाए, पर ऑफिसर चाहता था कि मैं अलाउ कर दूं इस रिवोकेशन एप्लीकेशन को, पर पोर्टल उसको एक ही ऑप्शन देता है कि उसको रिजेक्ट करने का। अगर हियरिंग में अगर आप अपीयर नहीं हुए हो, अगर अपीलेंट जो है, एप्लीकेंट है, वो अपीयर नहीं हुआ है, तो ऑफिसर के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो उसको रिवोकेशन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे। नहीं, ये वो सही कह रहे हैं कि अगर उपस्थित नहीं हुए हैं, हाँ जी, तो वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं देता है। हाँ, He intended to accept this because I have filed the returns, I have paid the tax, I have paid the interest, I have paid the penalty. तो वो चाहते थे कि भी कर ले, पर मेरे को वो मैसेज कर रहे थे हमारा लॉकडाउन था, हम आ नहीं पाए, इवन ऑनलाइन हियरिंग भी नहीं हो पाई। SSC was in Jaipur, stuck up in Jaipur। नहीं, तो आप मेल से उनको अपना जवाब भेज देते। पर वो सर पता ही नहीं लगा कि भाई ये हियरिंग आई है, और उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। उनके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं है। फिर वो उन्होंने रिजेक्ट की, और हमारे को एक ही कम्युनिकेशन आया कि अब आप कमिश्नर अपील में जाए। हम कमिश्नर अपील के सामने। हाँ, तो अब आप अपील करिए उसकी।
सर ये थोड़ा सा पोर्टल में दिक्कत थी, ये तो ऑफिसर को डिस्क्रिप्शन तो देना चाहिए कि भाई वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करे। चलो सपोज हियरिंग में नहीं आए, परंतु ये डिस्क्रिप्शन तो होना ही चाहिए। यानी आपका कहना है कि पोर्टल पे जो है इसमें चेंज होना चाहिए कुछ, है ना? चेंज होना चाहिए डेफिनेटली। मैं लिख लेता हूँ हाँ जी सर। कि अगर 15 दिन में, वैसे ये तो पक्का है जो वो कह रहे हैं वो सच है कि 15 दिन में अगर आप उपस्थित नहीं हुए तो लेकिन पर्सनल हियरिंग का वो तो आपने मांगा होगा ना? इवन सर 15 दिन वो कोविड-19 में थे, 35 पब्लिक 2020 नोटिफिकेशन आ गया, डेट हैज बीन एक्सटेंडेड, ऑर्डिनेंस आ गया, इट वाज एक्सटेंडेड 30 जून, पर पोर्टल पे कोई अमेंडमेंट आया नहीं, तो वो कह रहे मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मैं क्या करूं। दिक्कत थी ये, मतलब एक्ट में प्रोविजन आ गया पर पोर्टल पे अमेंडमेंट नहीं हुआ। हाँ सही कह रहे हैं आप, ये दिक्कत है ये बात। चलिए ये मैंने नोट कर लिया। अच्छा, I have a turnover of 5 crore and my last date is 24 June. हाँ ठीक है सर। नहीं, I have 5 crore या more than 5 crore? More than 5 crore. More than 5 crore. And my last date for filing of returns for February, March and April is 24 June. हाँ ठीक है। अब मेरे को गवर्नमेंट ने एक और नोटिफिकेशन निकाल दिया, उसमें कहा कि अगर आपने जुलाई 17 से लेके जनवरी 20 तक के रिटर्न नहीं फाइल किए हैं तो आपको लेट फीस वेव हो जाएगी, 500 रुपए ही लगेगी अगर कुछ है, और नहीं है तो निल है तो निल लगेगी। हाँ निल है तो निल लगेगी। हाँ पर उसका नोटिफिकेशन 25 जून को आया। हाँ अब मैं अगर उस वाले में मैंने रिटर्न नहीं फाइल किया, अगर मैं उसमें जाता हूँ तो मेरे को फरवरी, मार्च और अप्रैल की लेट फीस देनी पड़ेगी। हाँ यस, ये तो मैं आपको शुरू में ही जब मैंने डिस्कस की आपसे तभी बताया कि इन्होंने उसको टाइम जो है 25 जून को जो नोटिफिकेशन आया, वैसे तो 12 जून को जब मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल की तभी ये तय हो गया था कि नोटिफिकेशन आना है, लेकिन उस नोटिफिकेशन के हिसाब से वो 3BB 1 जुलाई के और 30 सितंबर के बीच अगर दाखिल करेंगे तभी उसका फायदा होगा कि वो निल या 500 रुपए तक लेट फी भर सके। ये मैंने शुरू में जब डिस्कस कर रहा था मैं तभी बताया था कि अगर वो पिछले रिटर्न जुलाई में दाखिल करता है तो चूंकि रिटर्न GSTR 3B सीक्वेंशियल है, GSTR 1 सीक्वेंशियल नहीं है, तो वो सीक्वेंशियल है तो पहले वो पिछले दाखिल करेगा तब वो आगे के दाखिल कर सकता है। तो जब वो आगे के दाखिल करेगा तो स्वाभाविक है कि जो फरवरी, मार्च, अप्रैल है उसके पर लेट फी लग जाएगी उसकी। नहीं, ये तो मैंने खुद बताया था। उससे अगली प्रॉब्लम है सर, अगर इवन जो छोटे वाले जिनका 3 जुलाई है, 3 जुलाई डेट है, पर पोर्टल अभी भी मांग रहा है, पेनल्टी मांग रहा है, वो फाइल ही नहीं करने देता, लेट फीस मांग रहा है, नहीं तो करने देता। अगर लेट फी मांग रहा है तो मैं वहां बात कर लेता हूँ, क्योंकि वो कह रहे नोटिफिकेशन आने के बाद अमेंडमेंट होगा, तो पोर्टल जब अमेंडमेंट करेगा तब से होगा। देखिए ऐसा है कि जो आप जब पोर्टल खोलते हैं, हाँ जी सर, gst.gov.in, तो उस पे जो न्यूज एंड अपडेट्स है या उसके जो हेल्प सेक्शन में क्वेश्चन आंसर पड़े हैं या यूजर मैनुअल पड़े हैं, हाँ सर, वो न्यूज एंड अपडेट्स हम ही बनाते हैं, मैं ही बनाता हूँ। हाँ जी। तो जैसे ये 24 तारीख को नोटिफिकेशन आया, ओके, मैंने 25 को ही बना करके और पोर्टल पे डाल दिए थे। बिल्कुल। तो ये तो न्यूज एंड अपडेट्स में हो गए। हाँ जो पोर्टल का बैक ऑफिस है उसमें क्या करना है, किसकी रिटर्न किस पे लेट फी लगेगी नहीं लगेगी, ये होगा, ये सब इन्फोसिस बनाता है और हमारी टेक्निकल टीम काम करती है। हमारे यहाँ 2 टीम है, एक टीम है सर्विसेज की और जो फंक्शनल देखता है, और एक जो टेक्निकल देखता है वो टेक्निकल टीम। तो ये टेक्निकल टीम की जिम्मेदारी होती है कि वो तुरंत इन्फोसिस वालों से बात करे और तुरंत उस काम को कराए। हालांकि इस काम में लेट फी वाले में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो हो सकता है कि टेक्निकल टीम इतनी सिंसियर, इतना जल्दी ना टेक्निकल टीम ना काम कराओ। 3 जुलाई को सर डेट है, और कैसे करें? 3 जुलाई तो आ गई सर, क्या करें? हाँ, मैं बात कर लेता हूँ आज। सही है, मतलब ऐसी काफी सारी प्रॉब्लम है। जैसे SCZ को जो सप्लाई होती है उसको हमने 3.1A में दिखा दिया, 3.1B में दिखाना था, उसका गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन भी दे दिया, पर आज भी वही दिक्कत पोर्टल पे चल रही है, वो हमें अलाउ ही नहीं कर रहा रिफंड क्लेम। मतलब we have got no option except to go to the high court। ये भी एक मतलब दिक्कत है। पोर्टल पे आज मुझको बता दो सारे जो चीजें पोर्टल पे नहीं है, जब आपका फीडबैक मिलेगा तो बहुत सारी है सर ये तो आप ऐसा करो जैन साहब, इन सबको एक जगह कंपाइल कर लो। बिल्कुल, और कंपाइल करके मुझको मेल कर दो। ठीक है ना? डेफिनेटली सर। और जब आप मेल कर दोगे तो फिर मैं इनको सबको आगे फॉरवर्ड कर दूंगा
ठीक है और कोशिश करूंगा कि जल्दी करा दूं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, वीर सिंह साहब, प्रदीप जी अभी क्वेश्चन है उससे पहले करेंगे। जब पोर्टल और जो अथॉरिटी में फर्क ये नजर आ रहा है कि अथॉरिटी जैसे आप भी अधिकारी थे तो आपकी बात अपनी मतलब कही, अपनी बात अपने पक्ष में कही और आपने समझ लिया कि हाँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है तो आपने उसको कंसीडर कर लिया। लेकिन पोर्टल देवता तो कंप्यूटर देवता वो तो सुनते नहीं है, वो तो अपनी केवल सुनाते हैं। तो उस चीज को साथ थोड़ा, उस चीज को जो है थोड़ा सा धीरे धीरे देखिए, वो जो हेल्प डेस्क है आपका, नोएडा बैठते हैं उन लोगों को हम ही पढ़ाते हैं वैसे सर, लेकिन वो पूरी तरह एक्सपर्ट, वो पूरी तरह एक्सपर्ट नहीं होते। फिर भी हम ये सुधार ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सुधार आए, है ना, प्रयास में है सर। मतलब अभी तो ये कहने लगे ट्रेड और इंडस्ट्री में कि भाई हमने पढ़ा था कि भाई सबसे सर्कुलर से बड़ा नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन से बड़ा रूल, रूल से बड़ा एक्ट। अब आज की तारीख में एक्ट से बड़ा है पोर्टल। वो महामहिम है, पोर्टल करेगा तो ही होगा। चलिए, आप पोर्टल से रिलेटेड जो इस तरह की समस्याएं हैं, हाँ जी सर, वो आप मुझको भेजिए, मैं कोशिश करूंगा कि फॉरवर्ड कर दूंगा आगे। जरूर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, व्हेन वी क्लेम रिफंड क्लेम ऑफ लेट फी ऑलरेडी पेड बाय द एसएससी, कि भाई आपने ये तो दे दिया कि भाई जनवरी से जुलाई 17 से लेके जनवरी 20 तक का जो लेट फीस है वो नहीं लगेगी जो जिन्होंने फाइल नहीं किया, पर जिन्होंने फाइल कर दिया विद लेट फीस, तो क्या उनको लेट फीस का रिफंड मिल जाएगा? ये बताओ, जब गवर्नमेंट कर्ज माफी करती है, सही है सर, गवर्नमेंट जब कर्ज माफी करती है तो जिन्होंने नहीं दिया उनका माफ होता है। पर सर इससे एक इंप्रेशन जाता है कि भाई जो लॉ में कॉन्ट्रावेंशन चल रहा है वो तो जीत पे रहता है। ये इंप्रेशन जाता है। हाँ जी। जब गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट ने माफ किया तो हमारी जो सबसे बड़ी बहन है वो खेती करती है, हाँ सर, उसने कहा कि हमने गलती करी, पिछले साल वो किस्त जमा कर दी लोन की, फसल का जो लोन लिया जाता है। सही तो ये तो है। ठीक है। अच्छा, एक कंपोजिशन डीलर हैज फाइल्ड रिटर्न yet his registration number has been cancelled, what is the remedy? मतलब उसने रिटर्न भी फाइल किया फिर भी कैंसिल हो गया, डिपार्टमेंट ने कर दिया। इसको ऐसा करो, इसका तो तरीका ये है कि आप हेल्प डेस्क पे अपनी कंप्लेंट दर्ज कराओ और उसका जो तो वो मिलेगा, जब आप कंप्लेंट दर्ज कराओगे तो जो उसका वो मुझको स्क्रीनशॉट भेज देना, डॉक्यूमेंट नंबर का स्क्रीनशॉट भेज देना, वो मैं करा दूंगा, वो मैं करा दूंगा। ठीक, ओके। ये एक ये पर्सनल, केवल एक इंडिविजुअल समस्या है ना, और ये किसी ने पोर्टल पे डाली है सर, किसी क्वेरीज की है। हाँ, तो इसको आप जो है वो रेज करके कंप्लेंट, और आप मुझको टिकट भेज दीजिएगा, मैं करा दूंगा इसको। कुछ लोग आपका पीपीटी मांग रहे हैं सर, तो पीपीटी आप प्लीज हमें फॉरवर्ड कर दीजिए। चलिए, मैं पीपीटी सेव करूंगा। We have filed the refund claim and deducted due to mismatch in GSTR 2A. हमने कोई रिफंड क्लेम फाइल किया और जिसमें जो इनवॉइसेस थे GSTR 2A में नहीं आए, तो अभी एक गवर्नमेंट ने प्रोविजन नया इंट्रोड्यूस किया है, उसके अकॉर्डिंगली ये मेरे उसमें से डिडक्ट हो गया, पर लेटर ऑन वो GSTR 2A में आ गए। अब क्या मेरे को वापस रिफंड मिल जाएगा और मेरे को रिफंड कैसे फाइल करना है? देखिए, ये भी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इसमें सुझाव ये दूंगा कि अगर वो GSTR 2 में बाद में आ गए और किसी पिछले टैक्स पीरियड के हैं, हाँ जी, तो आपने अगर रिफंड क्लेम किया है ITC का, चाहे तो वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड, बिल्कुल सर, तो आप उसका एनी अदर में एक और कर सकते हैं। उस मंथ के लिए वो जैसे मान लिया आप इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर की एप्लीकेशन तो डालने नहीं देगा वो, लेकिन आप एनी अदर वाले कॉलम में डाल करके एप्लीकेशन रिफंड ला सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने मुद्दा वहां उठाया है। सर, इसमें मेरे एक पर्सनल मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मैंने एक फाइल किया रिफंड क्लेम, जिसमें गलती से 5 लाख की जगह पे 2 लाख का रिफंड क्लेम फाइल हो गया। हमने एनी अदर में 3 लाख का और रिफंड क्लेम किया, तो उन्होंने कहा जो प्रोविजन आया है सर्कुलर में वो सिर्फ नील रिटर्न वालों के लिए आया है, नील रिटर्न फाइल किया है तो एनी अदर में वो फाइल कर सकता है, आप फाइल नहीं कर सकते, तो आपका ये रिफंड क्लेम रिजेक्ट हो गया, 3 लाख रुपए डूब गए। तो वी आर बिफोर कमिश्नर अपील अब नाउ। मतलब वो कहते हैं कि सिर्फ नील वाले कर सकते हैं गलती, अगर आप नील फाइल कर दो तो ठीक है। अगर नहीं, सर्कुलर तो यही कहता है जो वो कह रहे हैं
हाँ जी, मैं इसके बारे में भी करता हूँ आपका, ये सब चीजें मुझे कंपाइल करके भिजवा दो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए टाइम तो लगेगा, ये तो मत समझना कि आपने मुझे कंपाइल करके आज ही भिजवा दे तो आज ही हो नहीं, जाएंगे नहीं, या 10 दिन में। बिल्कुल बिल्कुल टाइम सर। तो लगेगा, जो जल्दी होने वाले वो जल्दी हो जाएंगे, जो जिसमें टाइम लगना वो टाइम लगेगा। नहीं, टेकअप तो हो सर मैटर। हाँ थैंक यू सर, हाँ थैंक यू वेरी मच। व्हाट अबाउट द लेट फी वेवर फॉर कंपोजिशन डीलर? कंपोजिशन डीलर की लेट फी GSTR 4 की, अब तो एनुअल हो गया GSTR 4। हाँ सही बात है, पर वो कह रहे हैं कि भाई कोई लेट फीस हो तो जैसे आपने जुलाई से लेके वहां तक का वेवर दिया तो इनको भी मिलना चाहिए, ये भी बेचारे 5 करोड़ से कम वाले हैं। नहीं, कंपोजिशन डीलर वालों को तो अब एनुअल GSTR 4 दाखिल करना पड़ता है ना। हाँ जी सर। तो एनुअल का तो अभी 19-20 का हुआ ही नहीं है, डेट बढ़ गई है उसकी। नहीं, पर 17-18 का कोई हो तो वो कह रहे हैं कि उनकी भी लेट फीस वेव कर दी जाए। अच्छा अच्छा, 17-18 के लिए जब आपने दूसरों को दिया है तो कंपोजिशन वालों को भी दे दें। GSTR 1 का, हाँ जी, सॉरी GSTR 4 का। हाँ सर, GSTR 4 जो अप टू 31st 19 हाँ मार्च। सर। Whether due date of March should be extended, ये तो हो ही गया ना। We have applied for registration and it is pending for last 20 days. तो हाँ, उसकी ग्रीवेंस कहाँ डाल सकते हैं? ये बड़ी प्रॉब्लम है इस बात पे, तो मेरा खैर GSTN में झगड़ा भी हो गया, वो आपको नहीं बताएंगे हाँ जी सर। कि पोर्टल पे कर दिया है कि अब जो डीम्ड रूल 9(5) का जो 3 दिन में डीम्ड होने का था, 3 दिन, वो हाँ। उन्होंने बढ़ा करके 60 डेज कर दिया। हाँ ये सर, 60 डेज तब किया जब 16 मार्च को नोटिफिकेशन आ गया था आधार ऑथेंटिकेशन का। आधार ऑथेंटिकेशन वाले में रखा गया था कि अगर आधार ऑथेंटिकेट नहीं नहीं कराता है होता वो, तो फिजिकल वेरिफिकेशन। तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन के 60 डेज के बाद होगा और उस पर रूल 9(5) लागू नहीं होगा। लेकिन इन्होंने सभी के लिए कर दिया वो, हाँ सर। है ना। इसमें बात चल रही है तो मैं आपको सामने नहीं बता सकता, मैं पहले ही मना कर रहा था, है ना, ठीक है कि सर। 60 दिन मत करिए। जब आप बैठे हैं सर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई हमारा प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो जाएगी। दिल की बात तो साहब रखेंगे आपके सामने। हाँ चलिए चलिए, मैं इसकी बात करता हूँ। आप हमारे परिवार के सर, मुखिया हैं। whether GST is applicable on gas subsidy received from the government? है जी, Gas subsidy received from the government? नहीं वो Yes, तो देखिए सेक्शन 15 में वैल्यू ऑफ सप्लाई दी हुई है, तो जहाँ वैल्यू ऑफ सप्लाई दी हुई है वहाँ लिखा हुआ कि जो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है उस पर नहीं लगेगा। इसके लिए आप गूगल पे जाइए, मेरा आर्टिकल पड़ा है, मैं आर्टिकल अगर है तो मैं उसका भी रेफरेंस देता चलूंगा आपको। उसमें आर्टिकल है वैल्यू ऑफ सप्लाई इन GST, उसमें स्पष्ट लिखा है किस तरह की जो आए वो है सब्सिडी, वो उसको लाभ मिलेगा और किस तरह की सब्सिडी पे GST लगेगा। ठीक है सर। When the supply is for a FOR basis and supplier pays the freight, what is the law in that situation? नहीं, ये कह रहे हैं कि जब FOR भेजा तो सप्लायर पे करता है। हाँ सर। तो उसको FOR में चेंज, भाई ऐसा है जब हम FOR भेजते हैं तो फिर भाड़ा अलग से नहीं लेते। बिल्कुल। मान लिया मेरा माल 10,000 का है यहाँ पे, हाँ जी, मैं ये कहता हूँ कि भाई यहाँ पे तो 10,000 का है, लेकिन अगर आप घर गए तो मैं आपके घर भिजवा दूंगा, 11,000 देने पड़ेंगे आपको। बिल्कुल। ठीक है, तो जब वो FOR का बिल बनता है तो वो कंपोजिट सप्लाई होती है जो सेक्शन 8 में दी हुई है, उस कंपोजिट सप्लाई में वो भाड़ा जुड़ा हुआ है। तो जहां कंपोजिट सप्लाई होती है वहां पे टैक्स की लायबिलिटी उस पे उस रेट पे होती है जो प्रिंसिपल सप्लाई पे रेट ऑफ टैक्स होता है। नहीं, पर जो 1,000 रुपए मैंने ट्रांसपोर्टर को दिए उस पे तो रिवर्स चार्ज दूंगा और उस पे क्रेडिट ले सकता हूँ। नहीं तो FOR की बात कर रहे हैं, FOR पे तो दे ही रहा हूँ, FOR पे तो दे रहा हूँ। नहीं, जो आप रिवर्स चार्ज पे टैक्स उसको पे कर रहे हैं, मतलब जो GTE से सप्लाई लेकर के टैक्स पे कर रहे हैं, तो उस पे क्यों नहीं लेंगे ITC? मिलेगा आपको। ठीक है सर, बिल्कुल मिलेगा 100%। ट्रांसपोर्टर चार्ज 5% ITC GST from me? नो, ट्रांसपोर्टर 5% चार्ज कर ही नहीं सकता। हेलो, देखिए पहले आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब आ रही है कार्तिक? आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है सर, आ रही है। देखिए GTA कौन होता है पहले तो ये क्लियर कर लें। हाँ सर। GTA वो होता है जो माल को ढोने के लिए अपनी एक बिल्टी जारी करता है। बिल्कुल। अगर कोई किसी के पास सिंगल ट्रक है और वो मेरा माल ढो रहा है और वो मुझको बिल्टी नहीं दे रहा है तो वो GTA की डेफिनेशन में नहीं। या मैं अपने ट्रक से माल ढो रहा हूँ, है ना, वो भी GTA की डेफिनेशन में नहीं है।
जीटीए की डेफिनेशन में आने के बाद जीटीए के पास दो विकल्प है, या तो वो फॉरवर्ड किसी भी ट्रांजैक्शन पे फॉरवर्ड चार्ज करे या तो रिवर्स चार्ज करे। अगर वो फॉरवर्ड चार्ज करेगा तो 12% चार्ज करेगा और आईटीसी लेगा। 5% चार्ज नहीं कर सकता, 5% तो आपको खुद देना है गवर्नमेंट को और उसकी आईटीसी मिलनी है। 5% अगर वो प्रोप्राइटर है सर, तो फिर उसमें तो जीटीए की लायबिलिटी होगी ना। मैं यही कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं ना जीटीए 5% चार्ज किया जीटीए ने। हाँ, वो गलत है। हाँ, जीटीए 5% चार्ज नहीं कर सकता, 12% कर सकता है। 12 कर सकता है। सर जो बिल्टी नहीं देता, और दोनों स्थितियों में आपको 5% की स्थिति में भी और 12 की में भी आपको आईटीसी मिलेगा। सर एक क्वेश्चन मेरा है सर। हाँ जी बोलिए सर, उमराव सिंह जी बोलिए। हाँ सर जो बिल्टी नहीं देता, माल ढुलाई करता है, क्या वो फॉरवर्ड चार्ज में 5% चार्ज कर सकता है? नहीं, जो बिल्टी नहीं देता वो जीटीए है ही नहीं है। नहीं, जीटीए तो नहीं है। नहीं, उसकी उस पर टैक्सेबिलिटी नहीं है। टैक्सेबिलिटी तो आप देखिए, नोटिफिकेशन उठाइए सर्विसेज के, सर्विस का नोटिफिकेशन नंबर 11 है टैक्सेबिलिटी का, 12 एग्जाम्पशन का और 13 है रिवर्स चार्ज का। तो आप 12 में जाएंगे तो वहां मुक्त है, जो जीटीए नहीं है उसका ट्रांसपोर्टेशन मुक्त है बाई रोड वाला, तो उस पर तो टैक्स ही नहीं है, तो टैक्स नहीं है तो चार्ज करने का प्रश्न ही नहीं। तो टैक्स चार्ज कर लेता है तो आईटीसी नहीं मिलेगी सामने वाले रिसिपेंट को, अगर वो जीटीए नहीं है। अगर वो जीटीए नहीं है और चार्ज कर लिया देन? नहीं, तो ये तो आप अब समझ के देखिए कि वो जीटीए नहीं है और चार्ज कर लिया उसने, तो आपको आईटीसी क्या मिलेगा। आईटीसी 3 तरह के हैं। आईटीसी जो सेक्शन 262 है उसमें 3 तरह के ट्रांजैक्शंस पे आईटीसी मिलता है। पहला ट्रांजैक्शन है जो सप्लायर रजिस्टर्ड है, वो आपसे सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स या आईजीएसटी चार्ज कर रहा है। दूसरी ट्रांजैक्शन वो है जो आप गुड्स का इंपोर्ट कर रहे हैं और कस्टम में वहां आईजीएसटी जमा कर आ रहे हैं। तीसरी वो ट्रांजैक्शन है जिसमें 9394 या 5354 में आपकी रिवर्स पे टैक्स की लायबिलिटी। ये 3 ट्रांजैक्शन है जिस पे आपको मिलेगा। जो रिवर्स चार्ज है और ये है, ये यहाँ पे प्रयोग हुआ है शब्द सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स जो भी, और वो सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स क्या होगा जो 9(1) में परिभाषित है। जो 9(1) में लायबिलिटी बनती है वो सेंट्रल टैक्स है और उसी का आईटीसी मिलेगा। अगर किसी ने आपसे ले लिया पैसा गलत तरीके से, वो आईटीसी कैसे हो सकता है? वो रजिस्टर्ड है, ट्रक ओनर है, इज नॉट इश्यूइंग द बिल्टी। हाँ, रजिस्टर्ड, देखिए रजिस्टर्ड भी, मेरी बात सुनिए, रजिस्टर्ड भी अगर है तो भी आपको इनपुट टैक्स किस चीज का मिलेगा? इनपुट टैक्स वो मिलेगा जो इनपुट टैक्स होगा भैया। जो रिसिपेंट ऑफ सर्विस है उसको नहीं मिलेगा क्या सर आईटीसी? यदि उसने मैं वहीं आ रहा हूँ, पहले मैं पूरी क्लियर कर दूं कि आईटीसी क्या है। वो मैंने बता दिया 3 तरह की आईटीसी हैं। अब आप पहली आईटीसी की बात कर रहे हैं कि वो रजिस्टर्ड था और उसने चार्ज कर लिया, लेकिन इनपुट टैक्स की परिभाषा को गहराई से पढ़ोगे तो वो चार्ज क्या कर लिया उसने, वो जबरदस्ती ले गया पैसे, वो नहीं है। वो जो सेंट्रल टैक्स चार्ज कर लिया एज पर सेक्शन 9(1), यानी अगर 9(1) के हिसाब से उसने चार्ज किया, 9(1) में क्या उसकी वैल्यू होगी, क्या उस पर रेट ऑफ टैक्स होगा, और जो होगा, जो ला परमिट करता है कि ये सेंट्रल टैक्स है या ये एसजीएसटी है और ये इतना है, वही आपको आईटीसी है आपका। अगर उसने गलत चार्ज कर लिया, उस पर जुरिडिक्शन अफसर लिख के दीजिए, कार्रवाई करेगा, है ना। और जब वो बात आती है आपकी, आपसे वसूल करके उसने जमा कर दिया अगर गवर्नमेंट को, तो बात जहां अनजस्ट एनरिचमेंट की बात आती है, जब रिफंड की बात आएगी तो वो पैसा आपका है ना, वो एक अलग बात है। लेकिन इनपुट टैक्स तो आपको उतना ही मिलेगा जो लीगली 9(1) के हिसाब से आपको पे करना है, और 262 के हिसाब से मिलेगा 16(1) में सेक्शन। जब ट्रांसपोर्टर को देना ही नहीं है तो उसने जबरदस्ती दे दिया तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। जैसे रजिस्टर्ड है कोई उसकी 20 लाख से ज्यादा जबरदस्ती अगर देगा, देखिए आरसीएम है, उस पे आरसीएम है, आप जबरदस्ती जीटीए पे है सर, वो जीटीए सर्विस नहीं है, सिंगल ट्रक है, बिल्टी नहीं इश्यू करता। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, सिंगल ट्रक पे तो सिंगल ट्रक पे देखिए, सिंगल ट्रक पे जीएसटी की लायबिलिटी नहीं है। अगर उसने चार्ज कर लिया तो उसके लिए सेक्शन 76 बनाया गया है, आप आईटीसी उसका क्लेम नहीं कर सकते। आईटीसी उसका क्लेम कर सकते हैं जो इनपुट टैक्स है, और जो इनपुट टैक्स है वो मैंने 3 बता दिए।
उसमें वो आ नहीं रहा, तो जब वो नहीं आ रहा तो आप क्लेम नहीं कर सकते। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि उसने जो बिल में चार्ज किया तो जो रिसिपेंट है उसका, जिसकी माल ढुलाई की, उसको मैं आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैं वही कह रहा हूं कि अगर उसने इलीगल तरीके से जो लीगल नहीं था चार्ज कर लिया, वो सेक्शन 9(1) का सीजीएसटी नहीं कहा जा सकता, और अगर वो 9(1) का सीजीएसटी नहीं कहा जा सकता तो वो इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में नहीं है और आपको इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। उसके दूसरे वो हैं, आप उनके जुरिडिक्शन अफसर खुद कहिए कि पहले तो उससे ही कहिए कि वो पैसा आपका वापस करें, क्रेडिट नोट जारी करें या नगद पैसा वापस करें। और अगर उसने जारी वो कर दिया है, गलत टैक्स जमा कर दिया है, तो वो वहाँ उसके जुरिडिक्शन अफसर को चिट्ठी लिखिए कि इसने गलत चार्ज कर दिया। If we file 3B from July to January 20, then what is the position of input tax credit? देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो 3B की फाइल करने से नहीं हो रहा है। इनपुट टैक्स को सेक्शन 16(1) में कहा गया है, और सेक्शन 16(1) में लिमिटेशन दी गई है 16(4) में कि वो अगले सितंबर तक या एनुअल रिटर्न जब तक दाखिल करता है तब तक वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। अब देखिए, आईटीसी क्लेम कर सकता है तो लिमिटेशन वहां हो गई, वो 17-18 के लिए बढ़ाकर कर दी थी 31 मार्च 19। अब इसमें कुछ लोगों के मत अलग है, मेरा मत पूछना नहीं। उनका ये कहना है कि जो सेक्शन 16(2) है वो नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन से शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वो ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है सेक्शन 16(1), 2 और 3 तीनों पे। तो अगर वो तीनों पे रखता है तो सेक्शन 16(4) पे भी रखता है, इसलिए सेक्शन 16(4) की लिमिटेशन वहां लागू नहीं होगी जहां उसके पास टैक्स इनवॉइस है, माल उसने खरीदा है, एक्चुअल में पेमेंट किया है 180 दिन से पहले और ये सब। तो अगर ऐसा है तो वो 9 में उसका आईटीसी ले सकता है। कुछ लोगों का मानना है, जो डिपार्टमेंट का मानना है वो ये कहा है कि भाई नहीं ले सकता। अब ये चीज लिटिगेशन की है, कभी आप बात उठाओगे ऊपर तक जाएगी हाई कोर्ट तक, तब ये हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या उसका मतलब नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट जो ओवरराइड इफेक्ट रखता है वो सेक्शन 16(4) पे भी रखता है या केवल 1 और 2 पे रखता है। क्योंकि सेक्शन 16(4) लिमिटेशन की बात करता है और सेक्शन 2 इनपुट टैक्स देने की बात करता है, तो वो उस पर ओवरराइड इफेक्ट रखता है नहीं रखता है, कोर्ट विल डिसाइड। कोर्ट डिसाइड करे। वैसे आप एंड कंपनी का भी डिसीजन चल रहा है सर, तो वो 3B रिटर्न भी है कि नहीं है, अब आपने नहीं, अब उसके बारे में देखिए, उसके बारे में तो स्थिति क्लियर हो गई, आप वाला वो तो खत्म हो गया। देखिए 3B अब रिटर्न है, ऐसा है 61(5) जो रूल है उसमें ये बैकडेट से अमेंडमेंट ले आए। अब प्रश्न ये है क्या बैकडेट से अमेंडमेंट ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, तो वो पावर गवर्नमेंट को है। तो जब गवर्नमेंट ने बैकडेट से ला करके अमेंडमेंट कर दिया उसमें, तो 3B अब रिटर्न है। आप मेरे आर्टिकल को जीएसटी पे मैंने लिखा है 3B इज नाउ रिटर्न, आप उसे गौर से पढ़ेंगे तो आप वाले केस में कोर्ट के सामने क्या बिंदु थे और उन्होंने क्या किस बिंदु पे डिसाइड किया, वो सारे अमेंडमेंट इन्होंने 61(5) और 7 और 8 में सब में करके बैकडेट से और 3B को रिटर्न बना दिया। क्योंकि अभी और कोई रिटर्न आने वाली नहीं है तो 3B को रिटर्न बना दिया। इन्हें लगता था कि लेट फी वापस करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। तो मेरे विचार से तो ये रिटर्न है अब, चूंकि गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया। और आप वाला जो अब वो है भाई, आप सावाना वाला केस के बाद आप देखिए जब अमेंडमेंट हो गया तो जो अमेंडमेंट हो गया वो लागू है ना। दिल्ली रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट गुड्स टू यूपी, एक दिल्ली ट्रांसपोर्टर ने यूपी में गुड्स भेजे और उसने सीजीएसटी और एसजीएसटी पे कर दिया रिवर्स चार्ज में गलती से। अब उस पे आईजीएसटी पे करना था, तो क्या हो सकता है कि भाई हमें वापस आईजीएसटी पे करना पड़ेगा? देखिए सेक्शन 77 क्या कहता है, सेक्शन 77 कहता है टैक्स रॉन्गली कलेक्टेड एंड पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर आपने एक हेड से दूसरे हेड में जमा कर दिया और बाद में ये हेड हो गया कि ये तो सीजीएसटी एसजीएसटी का नहीं जमा होना था, आईजीएसटी में जमा होना था, तो आप जमा करेंगे और उस पर वो नहीं लेंगे, ब्याज नहीं देना पड़ेगा, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, और उसका रिफंड ले लेंगे, उसका रिफंड ले लेंगे। और रिफंड की तो टाइम लिमिट चली गई सर। हाँ, प्रश्न तो यही है कि देखिए यूपी में ये भ्रम था, उसको क्लियर नहीं हो पाया। और एक इसमें क्या दिक्कत ये होती है सर कि जैसे जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी है दिल्ली की, उसने मेरे को बिल दिया और मेरे को यूपी में कानपुर से डिलीवरी लेनी है, तो मेरे को जयपुर गोल्डन कानपुर ने एक बिल रुक्का दे दिया, एक बिल्टी की दे दी, वो एक बिल दे दिया।
अब मैं उसको क्या मानूं? मैं दिल्ली का मानूं या कानपुर का मानूं? मेरे पास तो बुक्स में तो जो बिल है वो कानपुर से आया है, उसको क्या नहीं मानूं? नहीं, क्या जीटीए का बिल? जीटीए का बिल, नहीं तो जीटीए ने, जीटीए, सर जीटीए ने सपोज दिल्ली से 5,000 रुपए का बिल मेरे को दिया कानपुर में डिलीवरी लेने के लिए। अब कानपुर में जयपुर गोल्डन ने मेरे को एक 5,000 और लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस 600 रुपए डाल के 5,600 रुपए का एक रुक्का दे दिया, एक बिल दे दिया कि भाई ये आपका लाइबिलिटी है, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। तो अब मैं कहा, मेरे पास जो बुक्स में है वो तो जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी कानपुर का बिल है, पर जो बिल्टी इशू हुई थी वो हुई थी जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी दिल्ली से। आप ये बताइए, अगर जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट दिल्ली वाला 12% चार्ज करता तो क्या चार्ज करता? आईजीएसटी चार्ज। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन चेंज नहीं हो सकती। नहीं, पर वो 5,000 पे 12% चार्ज करता, और जो 600 रुपए मेरे को कानपुर में लिए गए उस पे वो क्या होगा? नहीं, वो तो देखिए कंपोजिट सप्लाई में अगर वो दोनों का बिल एक ही बना रहा है तो दोनों पे 12 चार्ज करता। तो वो दोनों का बिल तो बन तो कानपुर में रहा है। नहीं नहीं, प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है जो सप्लायर है, देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई की बात वहीं आई है। सप्लायर दिल्ली का है, हाँ जी, प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी है। हाँ जी, ट्रांजैक्शन की नेचर क्या हुई? इंटर स्टेट हो गई। जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो गई तो उस पर जो भी होगा इंटर स्टेट का लागू होगा आईजीएसटी। ठीक है। देखिए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं बदल सकती और पॉइंट टैक्स का पॉइंट नहीं बदल सकता। ठीक सर। दो चीजें नहीं बदल सकती इसमें। जब हम यूपी में सर्विस करते थे तो क्या करते थे कि गल्ले पे फर्स्ट पॉइंट पे टैक्सेबिलिटी थी, भाई किसानों को तो टैक्स देना ही नहीं था, जो उससे परचेज करता था उसे देना पड़ता। उसने गल्ले को लिया और जब सेल करने लगा तब वो टैक्स चार्ज करके गवर्नमेंट को जमा कर दी। कोर्ट के सामने ये बिंदु था कि क्या उसी ने दिया है, सप्लायर तो एक ही है, उसी कोई रिसिप्ट पे देना था, उसी ने ही सप्लाई पे दे दिया। तो उसने कहा कि 3 पॉइंट्स बनाए गए हैं टैक्सेबिलिटी के। फर्स्ट परचेज पे टैक्सेबिलिटी है, मैन्युफैक्चर इंपोर्टर के पॉइंट पे टैक्सेबिलिटी है, सेल टू कंज्यूमर के पॉइंट पे। तो जो पॉइंट ऑफ टैक्स है वो चेंज नहीं हो सकता, उसको वो चेंज नहीं कर सकता। तो जो पॉइंट ऑफ टैक्स है वो चेंज नहीं हो सकता, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन चेंज नहीं हो सकती। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपकी क्लियर है, बहुत थॉट्स क्लियर है। आरसीएम इज एप्लीकेबल और नॉट इफ रेंट इज पेड टू यूआरडी। ये तो देखिए ये बात बहुत यहाँ यूपी में भी उठी है। हमने जब कहा है कि 9(3) में नोटिफाइड नहीं है और 9(4) में नोटिफिकेशन एक ही हुआ है और अनरजिस्टर्ड से खरीद पर कहीं टैक्स की लायबिलिटी नहीं है, तो आपको नहीं देना है रिवर्स चार्ज। वो इस पर रिवर्स चार्ज पर नहीं बनता है। ट्रांसपोर्टर चार्जेस 5% अनरजिस्टर्ड से खरीदने पे किसी पे भी रिवर्स चार्ज नहीं बनता है, ओनली बिल्डर्स को छोड़ के। फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, अनरजिस्टर्ड की खरीद पे रिवर्स चार्ज 1 फरवरी 19 के बाद से किसी पे नहीं बनता है, 1 अप्रैल 19 से जो नोटिफिकेशन बिल्डर्स का आया है उसको छोड़ के। ठीक है सर। जीएसटी ऑन डेवलपमेंट प्लॉट्स, वो तो आपने बताई से सर, डेवलपमेंट प्लॉट्स। इज जीएसटी पेएबल ऑन फ्रेट पेड ऑन ऑयल केक बाय रिसिपिएंट? अब देखिए यस, देखिए जीटीए को किस चीज पे छूट है, ये नोटिफिकेशन नंबर 12 में दिया हुआ है। उसमें मिल्क पे छूट है, फूड ग्रेन्स पे छूट है ना, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे छूट है। तो अब आपको ये तय करना है कि क्या ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। यहाँ प्रश्न उठे थे चावल पे और गुड़ पे, जीटीए के टैक्स पे। तो मेरा स्पष्ट मानना था कि जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है 11-12 सेंट्रल टैक्स रेट का, उसमें सेंट्रल टैक्स रेट का, हाँ, उसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डेफिनेशन दी गई। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डेफिनेशन इन्होंने जीएसटी में अलग से दे दी, इसलिए जो मंडी समिति की जो डेफिनेशन है वो यहाँ लागू नहीं हो। मंडी समिति में घी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माना है उन्होंने गुड़ को भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माना है, उन्होंने चावल को भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माना है। लेकिन चूंकि यहाँ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डेफिनेशन अलग है, चावल को, गुड़ को, घी को, रॉयल केक को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं मानते। तो अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है तो उनके भाड़े पर टैक्सेबिलिटी। सर जयललिता जी ने भी कहा था कि हमें ये सरप्राइज हुआ कि भाई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है चावल।
पी चिदम्बरम साहब जब आपने जब कहा था कि भाई ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है नहीं तो है हाँ। पैडी ही है, तो जयललिता जी भी काफी हंसी थी कि भाई पहली बार पता लगा कि चावल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। हाँ, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जीएसटी के लिहाज से तो नहीं है, मंडी शुल्क, मंडी समिति के लिहाज से है। तो हमको जब जीएसटी में हम काम कर रहे हैं तो जीएसटी की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। ठीक है सर। Whether we can take credit on cement iron on construction of a new factory? बताइए, फिर दोबारा बताइए। मतलब क्या हम सीमेंट और स्टील पे क्रेडिट ले सकते हैं अगर नई फैक्ट्री बनाते हैं तो? देखिए सेक्शन 17(5) का सी और डी हाँ जी सर। बिल्कुल क्लियर है। हाँ। अगर कोई अपने पर्पज के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो उसका आईटीसी नहीं ले सकता। केवल किसका ले सकता है? मशीनरी प्लांट्स का ले सकता है और स्ट्रक्चर का ले सकता है। सर तो अगर जो अगर मॉल बन रहा हो मैं तो पूरी कर दूं। तो अब प्रश्न ये है कि अपनी फैक्ट्री का नहीं ले सकते, मशीनरी प्लांट का ले सकते हैं, स्ट्रक्चर का ले सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि जो अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिला कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला मैं 5 मंजिल का एक फ्लैट बनाऊं, 5 मंजिल, मैंने एक सब कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया 2 मंजिल तुम बना दो और 3 मंजिल मैं बनाऊंगा। तो जो वो 2 मंजिल मुझको बना के दे रखा है, जो कि मेरी फर्दर सप्लाई है आगे 5 मंजिल बना करके दूसरे को, तो वहां मैं वो 2 मंजिल तक के का आईटीसी ले सकता हूँ। लेकिन और अगर मैं सारा ही बना रहा हूं तो भी मैं ले सकता हूँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो ले सकता है। जो उसका ओनर है, जो उसको खुद फैक्ट्री बना रहा है, वो उसकी आईटीसी आगे नहीं ले सकता अपने उसमें। अब प्रश्न ये आता है कि चूंकि उसकी फर्दर सप्लाई नहीं है, अब कोर्ट का एक फैसला हुआ है, बता दूं वो भी, कि जो मॉल किराए पे देते हैं, जो बिल्डिंग बना करके गोदाम पूरा किराए पे दे देते हैं, कोर्ट ने वहां इंटरप्रेट किया है कि चूंकि ये फर्दर सप्लाई एक तरह से किराए के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ उनको आईटीसी दिया जा सकता है। लेकिन ये अभी कोर्ट के फैसलों तक सीमित है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने पहले ही मेरी क्वेरी भी पढ़ ली। Hats off to you, sir. Hats off to you. Sir, I am registered in VAT as well as in excise. Right. Can I claim excess available on VAT and cement excise? मतलब वो ट्रान 1 फाइल नहीं कर पाया तो क्या ले सकता है? ट्रान 1 फाइल नहीं कर पाया तो ट्रान 1 के बारे में बता तो दिया। अच्छा, सही है। वेट करिए कोर्ट के फैसले। थैंक यू सर। सर ये सेशन अभी एक्सपायर हो जाएगा 5 मिनट्स में, ये मैसेज आया है टेक्निकल से, तो अब क्वेरीज तो बहुत सारी हैं, मैं आपको मेल पे भेज। प्रदीप जी मैं लेता हूं फिर। सर मैं आपसे वादा चाहूंगा। कल पराग जी ये पूछ रहे थे कि मेरी आईजीएसटी नहीं है और मैं उसको रिवर्स करना चाहता हूँ, यानी मेरे क्रेडिट लेजर में आईजीएसटी नहीं है और मैं 3B में उसको कैसे रिवर्स करूंगा। देखिए, रिवर्सल का जो फॉर्मूला है वो ये है कि जो आप रिवर्सल करते हैं वो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जुड़ जाती है। यानी अगर मेरे पास कोई ना लायबिलिटी है ना क्रेडिट है और मैंने आईजीएसटी 1 लाख रुपए रिवर्स कर दिया, तो वो मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जुड़ जाएगी। अब मुझको 1 लाख रुपए पे करने, वो आईजीएसटी फंड में करने, तो वो आईजीएसटी आपके अकाउंट में क्रेडिट में हो या ना हो, वो अब आईजीएसटी की लायबिलिटी खड़ी हो गई। अब आईजीएसटी की लायबिलिटी आप किस से सेट ऑफ कर सकते हैं? तो वो आप आईजीएसटी सेशन एक्सपायर हो जाएगा। हाँ बताइए। सॉरी सर, सेशन एक्सपायर हो जाएगा। सॉरी टू इंटरप्ट। सर मैं इस पहले वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं आपको मेल पे सब क्वेरीज भेज दूंगा सर। ठीक है। सबको आंसर। सर मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए विनोद पाटिल जी को बुलाऊं, इससे पहले मैं एक वादा चाहूंगा वीर सिंह साहब से कि अगर हम जल्दी बुलाएंगे तो आपको आना है। चलिए मैं टाइम निकालूंगा आपके लिए। तो यार पराग जी और जैन साहब से तो आज ही मुलाकात हुई है और मैं सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। हैं, अगर कोई किसी तरह की कोई गंभीर समस्या हो तो मतलब वैसे टाइम मुझे कम मिलता है, तो आप पराग सिंघल जी को आप कह देंगे तो वो मुझसे 54 क्वेरीज और पेंडिंग है सर। 54 क्वेरीज। तो इसके लिए तो एक और पूरा सेशन चाहिएगा। विनोद पाटिल जी कृपया वोट ऑफ थैंक्स के लिए आए। सर आपका म्यूट अनम्यूट कीजिए। विनोद पाटिल जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, आज की इस महत्वपूर्ण वेबिनार का मुख्य अतिथि और जीएसटीएन के वाइस प्रेसिडेंट
श्री वीर सिंह जी साहब, आयोजनकर्ता एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर्स एंड प्रोफेशनल श्री राष्ट्रीय माननीय श्री अंजनी कुमार जी श्रीवास्तव जी, को चेयरमैन संतोष गुप्ता जी, राष्ट्रीय महासचिव श्री पराग सिंघल जी, कोषाध्यक्ष संदीप बंसल जी, स्टडी सर्किल के नेशनल चेयरमैन सीए श्री प्रदीप जैन साहब, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद राजे जी व अन्य सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण व सह आयोजक व जयपुर टैक्स बार एसोसिएशन के मेरे साथी, राजस्थान इकाई के महासचिव श्री उमराव सिंह जी यादव तथा अन्य पदाधिकारीगण, जोधपुर टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री वीपी डागा जी तथा वेबिनार में उपस्थित आप सभी विद्वान साथियों और आपको सबको प्रणाम। आज के इस बहुत ही सुंदर आयोजन हेतु मैं एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर्स एंड प्रोफेशनल्स की ओर से मैं आज के मुख्य वक्ता श्री जीएसटीएन के उपाध्यक्ष माननीय श्री वीर सिंह जी का तहे दिल से आभार व धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने हमारी एक प्रार्थना पर हमें अपना कीमती समय देकर कृतार्थ किया और बहुत ही ज्ञानवर्धक व उपयोगी जानकारी हमसे साझा की और हमारी जिज्ञासाओं को सरल तरीके से निराकरण किया। साथ ही मैं आयोजक कर्ताओं के संचालकों का भी आभार व्यक्त करता हूं और विशेष रूप से चेयरमैन श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव जी व चेयरमैन संतोष जी गुप्ता को धन्यवाद देता हूं, जिनके निर्देशन में इतने उपयोगी वेबिनार का आयोजन किया गया। इसके लिए पूरी टीम को साधुवाद। वेबिनार के संचालक श्री पराग सिंघल जी व स्टडी सर्किल के चेयरमैन प्रदीप जी जैन साहब को विशेष रूप से धन्यवाद, जिनकी अथक मेहनत से इस आयोजन को मूर्त रूप दिया गया। सह आयोजक जयपुर टैक्स बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी व सदस्यों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने काफी संख्या में जुड़कर आयोजन को सफल बनाया। जोधपुर टैक्स बार एसोसिएशन के वीपी डागा जी व उनकी टीम को भी सहयोग के लिए धन्यवाद। विभिन्न प्रांतीय इकाइयां, जनपद स्तरीय समितियों के समस्त पदाधिकारीगण व सदस्यों के साथ राजस्थान प्रांत के मेरे साथी महासचिव उमराव सिंह जी यादव, उपाध्यक्ष श्री गणेश शर्मा जी का भी आभार, जिनकी मेहनत से एसोसिएशन को ताकत मिलती है। अंत में सभी उपस्थित सदस्यों का मैं आभार, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस वेबिनार में भाग लिया। विश्वास है कि आज की ये परिचर्चा हम सबके लिए एक सार्थक प्रयास है। धन्यवाद। मैं सबको सब आखिर में थैंक्स देता हूं और दोबारा मिलने के लिए वादा। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।